हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की मैगज़ीन एनालिसिस सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और कुरुक्षेत्र मैगज़ीन आप लोगों के सामने है। अगस्त 2021 की मैं बात कर रहा हूँ। टोटल मैगज़ीन के अंदर 52 पेजेस हैं। 52 के 52 पेजेस इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है, क्योंकि मैगज़ीन जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर यहाँ पर दी गई है। 22 रुपये की मैगज़ीन है, मार्केट में मिल जाएगी। इसकी ओरिजिनल PDF टेलीग्राम चैनल पर पड़ी है। PPT वाली एनोटेड PDF भी सब टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। ओके, तो ये सब इसके अंदर कंटेंट है। एक भी आर्टिकल छोड़ने वाला नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें, लेकिन फिर भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे जो कि हमारे काम की हो जाती हैं। ओके, तो उन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर की अगर बात आई है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जुलाई 2021 के करंट अफेयर अपलोड कर दिए गए हैं यूट्यूब के ऊपर। ज़रूर से देख लें अगर आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड एग्जाम है। यूपीएससी में भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर देख लें। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो ठोक ही दो। ओके, चलिए पहले आर्टिकल की तरफ चलते हैं सीधे। और आपको यहाँ पर पहला आर्टिकल मिलेगा, एग्रीकल्चर इन इंडिया रेट्रोस्पेक्ट्स एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट। मतलब हमने पहले क्या किया है और आगे क्या करेंगे, इस सब के ऊपर आर्टिकल दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ज़रूर से देखना। पहले क्या था कि हम थे फूड डेफिसिट नेशन। जब हम आज़ाद हुए, आज़ाद होने के बाद यहाँ पर आपने देखा कि दूसरी कंट्रीज से हमें फूड ग्रेन जो है वो इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। बट आज क्या है कि हमारे पास फूड सरप्लस है, फूड सिक्योरिटी हम हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस के साथ साथ हमारे पास फूड शॉर्टेज भी यहाँ पर थी, डेफिसिट था हमारे पास, और ये चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। प्रोडक्टिविटी कम थी और कम है आज भी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मिलेगा कि हम मॉनसून पर डिपेंडेंट थे पहले भी और आज भी हम मॉनसून पर डिपेंडेंट हैं। फर्टिलाइज़र पहले हमारे पास नहीं था, लेकिन आज हमारे पास फर्टिलाइज़र है। पहले हमारे पास एश्योर्ड इरिगेशन की कमी थी, लेकिन अभी इरिगेशन भी पर्याप्त मात्रा में प्रोवाइड की जा रही है। हमारे पास पहले फर्टिलाइज़र की अनअवेलेबिलिटी थी, लेकिन इस समय फर्टिलाइज़र अप्लाई से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। पहले पेस्टिसाइड हमारे पास नहीं थे, लेकिन अब हमारे पास पेस्टिसाइड्स भी यहाँ पर हैं और ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, इसीलिए हमें पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल वगैरह लाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये सब काम हमारे पास थे। पहले हमारे पास चीज़ों की कमी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से हम फूड सिक्योरिटी यहाँ पर हासिल कर पाए। हमने इन्वेस्टमेंट किया नए राइस के, वीट की नई वेराइटीज़ लाने के लिए, इरीगेशन में, ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड सब कुछ अवेलेबल कराया, जिससे फूड ग्रेन में आपको अच्छा खासा प्रोडक्शन देखने के लिए मिला। ओके, तो यहाँ पर हमने फूड सिक्योरिटी हासिल कर ली, लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो कंट्री के अंदर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है। मतलब लोग खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उससे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो इसी के साथ अगर हम देखें तो किस तरीके से हमने यहाँ पर फूड सिक्योरिटी को अचीव किया, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारे फेमाइंस आए। 1964-65 की बात हो रही है, 1965-66 की बात हो रही है। उसके बाद कोई बड़े फेमाइन देखने के लिए नहीं मिले, जिससे कि हमें जो है यहाँ पर ग्रेट अचीवमेंट देखने के लिए मिली फूड प्रोडक्शन के अंदर। तो जब फेमाइन आता तो फिर फूड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, इसी वजह से फूड प्रोडक्शन यहाँ पर अच्छा बढ़ा, क्योंकि उसके बाद कोई बड़े फेमाइन यहाँ पर नहीं आए हैं। ओके, तो ये चीज़ देखेंगे आप यहाँ पर कि फूड की शॉर्टेज से निपटने के लिए हमने रिसर्च की। 1950-1960 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ। हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स यहाँ पर लेकर के आए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स यहाँ पर लेकर के आए, इनका इम्प्लीकेशन यहाँ पर किया। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये सब डाटा में से दो चीज़ें यहाँ पर याद रखनी हैं, और वो दो चीज़ें यहाँ पर ये मिलेंगी आपको कि 1951 के अंदर व्हीट जो है वो हम उगाते थे 1 हेक्टेयर पर 663 किलो, ठीक है। तो और राइस उगाते थे आपका 1 हेक्टेयर पर 668 किलो। ये सब हमने जो बढ़ा करके कर दिया 2019 के अंदर। राइस जो है वो अब 1 हेक्टेयर पर 2600 के करीब उगता है, और व्हीट जो है वो आपका लगभग 3500 के करीब उगता है। इससे ज़्यादा आपको इस आर्टिकल में कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि ये इम्प्रेसिव अचीवमेंट है, सिंपल सी बात है। बट हमारी पॉपुलेशन भी 4 गुना हो गई है जब से लेकर के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रोविज़न ऑफ फॉर्मल क्रेडिट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनेबलिंग द इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने में फॉर्मल क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी बात है, बैंक लोन देंगे तभी यहाँ पर काम होगा। राइट, तो इन चीज़ों का भी हम और डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले और चीज़ें यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। जैसे ये तो यहाँ पर बात कर ली हमने आपका ग्रीन रेवोल्यूशन की, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वाइट रेवोल्यूशन की, दैट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड। तो 1970 में लॉन्च किया गया था, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने इसको लॉन्च किया था। मिल्क प्रोडक्शन 1951 की अगर मैं बात करूँ तो 17 मिलियन टन के करीब था। इसको बढ़ा करके अगर आप देखें तो
यहाँ पर देखेंगे 2019 के अंदर हमने इसको 187 मिलियन टन तक कर दिया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया और इसी तरीके से हमने वाइट रेवोल्यूशन को भी सक्सेसफुल बनाया एट द सेम टाइम। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया, इससे हमारी जो प्रोडक्शन है वो तो बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन और भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी पॉलिसी पर्सपेक्टिव से, और भी इंटरवेंशन यहाँ पर देखने के लिए मिले, जैसे एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है, उसको भी धीरे धीरे हमने यहाँ पर बढ़ाया, पब्लिक प्रोक्योरमेंट भी हमने यहाँ पर किया और डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ पर हमने चालू किया। और राइट, तो ये सब काम यहाँ पर आपके चल रहे हैं, आपको देखने के लिए मिलेगा कि मोर रेगुलेटेड मार्केट्स वर नीडेड वेयर फार्मर्स कुड ब्रिंग देयर प्रोड्यूस टू सोल्ड देयर ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म। कहने का मतलब ये है, जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पर बढ़ गए तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ी एग्रीकल्चर मार्केटिंग की, हमें ज़रूरत पड़ी पब्लिक प्रोक्योरमेंट की, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो उसके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पर चाहिए था। और उस ट्रांसपेरेंट सिस्टम के लिए हमने यहाँ पर 1970s 60s के दशक में हर एक स्टेट ने यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट रेगुलेशन एक्ट यहाँ पर लागू किए, क्योंकि एग्रीकल्चर बीइंग अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये काम आपका यहाँ पर हुआ, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया गया जिससे कि लाइसेंस और रजिस्टर्ड ट्रेडर्स को लाइसेंस दिए गए कि भाई आप यहाँ से पब्लिक प्रोक्योरमेंट करोगे, आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बूस्ट करोगे, वगैरह वगैरह चीज़ें, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो, अनहिंडर्ड तरीके से काम हो, फेयर तरीके से काम हो, इसीलिए जो है और आपको जो अच्छे प्राइस फार्मर्स को यहाँ पर मिले उसके लिए ये काम यहाँ पर किया गया था। जिन लोगों के पास लाइसेंस नहीं थे, रजिस्टर नहीं थे, मिडिल मैन की तरह वर्क कर रहे थे, उनको बीच में से हटाया गया। ये काम रेगुलेशन के लिए किया गया फूड प्रोडक्शन बढ़ने के बाद। उसके बाद पब्लिक प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को तैयार किया गया, 1965 की मैं बात कर रहा हूँ। ये आपका यहाँ पर देखेगा कि प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन लागू करेगा, साथ ही जो फूड ग्रेन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होने हैं उनको यहाँ पर देखेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इंट्रोड्यूस किया गया आपका डिटरमाइंड थ्रू द एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन, जिसका नाम चेंज करके बाद में कर दिया गया कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। पूछा जा चुका है ये यूपीएससी के अंदर 1980s के अंदर, ठीक है। तो एमएसपी पर किस तरीके से प्रोक्योरमेंट हो उसके लिए एग्रीकल्चर प्राइसेस कमीशन बनाया गया था, जिसका नाम बदल करके आपका कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस यहाँ पर रख दिया गया, ठीक है। तो किस तरीके से आपका एमएसपी यहाँ पर फूड ग्रेन को प्रोक्योर करेगा, ठीक है। और उसकी जो प्रोक्योरमेंट है, मतलब एमएसपी को और ज़्यादा क्रॉप्स पर बढ़ाना, ये सब काम भी इसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके से देखेंगे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसके अंदर हमने यहाँ पर सफलता हासिल की बाई इनकॉपरेटिंग फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ साथ इसके अंदर हमने बहुत सारे चेंजेस भी यहाँ पर किए धीरे धीरे। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं, आप देखिएगा कि द नेट वाज द सिग्निफिकेंट एक्सपेंडेड द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यहाँ पर लागू किया। लोगों को यहाँ पर हमने 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये में अनाज बांटना यहाँ पर शुरू किया, क्योंकि फूड सिक्योरिटी हमारे पास हासिल हो चुकी है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन के अंदर कोऑपरेटिव मॉडल का यूज़ करके हमने ऑपरेशन फ्लड को सक्सेसफुल बनाया, ऐसे ही आप देखेंगे कि किस तरीके से और चीज़ों में हम इस मॉडल को यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल जो है वो मिल्क का ही दिया गया था कि कोऑपरेटिव मॉडल का यूज़ हमने किया। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अगर हम आगे बात करें द नीड फॉर अ न्यू सिस्टम, ठीक है। तो न्यू सिस्टम की यहाँ पर बात हो रही है। अभी कंट्री के अंदर 3 बड़े चैलेंजेस यहाँ पर बचे हुए हैं। द पहला मेजर कॉन्स्टेंट यहाँ पर आपको मिलेगा एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए आपने एपीएमसी वगैरह बहुत सारे एक्ट यहाँ पर लागू किए, लेकिन अभी भी एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये जो इशू है यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात अगर हम करें तो द नंबर ऑफ मार्केट्स फेल्ड टू ग्रो, बहुत सारे मार्केट्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा ऊपर बढ़ नहीं पाए। फ्रेगमेंटेशन जो कि आपका मिलेगा प्रेजेंट इन द सिस्टम क्रिएटेड इनसफिशिएंसीज इन द मूवमेंट और ट्रेड ऑफ द एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, इन सब के अंदर आपको दिक्कतें देखने के लिए मिली। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग यहाँ पर बूस्ट उतनी तेज़ी से हो नहीं पाई। ट्रांसपेरेंट प्राइस डिस्कवरी की हम यहाँ पर बात करते हैं, अपोजिट स्टार्टेड टू ओकर, बट उससे अपोजिट स्टार्ट होना शुरू हो गया। ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर इसलिए की थी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो, लेकिन उससे अपोजिट काम यहाँ पर होने शुरू हो गए। लाइसेंस ट्रेडर्स ही यहाँ पर आने थे, लेकिन अनलाइसेंस ट्रेडर्स भी यहाँ पर आने लगे। उन सबको धीरे धीरे हमने यहाँ पर हटाना शुरू किया। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। ओके, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी दिक्कतें यहाँ पर आईं। और इसके बाद अगर हम देखें जो कमीशन एजेंट थे, जो कि मिडिल मैन थे बिटवीन द फार्मर्स एंड द ट्रेडर्स, उनको यहाँ पर ख़त्म किया गया धीरे धीरे। और कहाँ पर अब आप यहाँ पर आ जाइए, देखिए ये रहा। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी हमारे पास ज़्यादा थे, मतलब आपने फसल उगा ली, फसल उगाने के बाद आप देखेंगे कि वो फसल ख़राब हो जा रही है, 90,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो जाता था, ठीक है। उसके बाद आपको दिखेगा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं थे अक्रॉस द वैल्यू चेन, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल था ही नहीं। ओके, ये चीज़ मिलेगी।
शेयर ऑफ फार्मर्स गेटिंग स्मॉलर, क्यों? क्योंकि फाइनल जो रिटेल प्राइसेस थे वो यहाँ पर उभर रहे थे और इंटरमीडिएरीज जो हैं वो यहाँ पर बढ़ रहे थे, सारा पैसा वही खा रहे थे। ओके, तो ये चीज़ आपको दिखेगी। तो फाइनल रिटेल प्राइसेस थे वो आपके फार्मर को अच्छे तरीके से नहीं मिल पा रहे थे। फ्रेगमेंटेशन मैंने बताया, और आपको मिलेगी इंटरमीडिएशन कॉस्ट भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये सब प्रॉब्लम यहाँ पर थी। साथ ही आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग के लिए, एक्सपोर्ट के लिए मार्केट जो है वो उतने ज़्यादा खास नहीं थे, वीक थे। तो इन सब रिफॉर्म्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया बाय द गवर्नमेंट। धीरे धीरे ये चीज़ें यहाँ पर सुधारी गई। सुधारने के लिए सबसे पहले आप देखें APMC एक्ट यहाँ पर बनाए गए स्टेट्स के अंदर, ठीक है, जो कि आपके लिबरल ट्रेडिंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करते थे। दूसरी चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड तैयार किया गया 1 लाख करोड़ रुपए का, और इसके अंदर आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कोल्ड चेन वगैरह यहाँ पर आपकी तैयार की जाएंगी, पोस्ट हार्वेस्ट वेयर हाउसेज वगैरह यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। ओके, और जो APMC मार्केट थे वो भी इसके अंदर एलिजिबल यहाँ पर बना दिए गए। राइट, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखना है। ये एक कांस्टेंट आपको समझ में आया कि पहला जो बड़ा गंभीर मुद्दा था वो था एग्रीकल्चर मार्केटिंग का। दूसरा बड़ा मुद्दा आ जाता है सस्टेनेबिलिटी का। सस्टेनेबिलिटी का जब हम कंसेप्ट यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के कारण जो आपकी क्रॉप की यील्ड है वो इम्पैक्ट होने के बिल्कुल चांसेस रहते हैं। तो अगर आप गलत तरीके से, इनएफिशिएंट तरीके से या फिर अनसस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यहाँ पर करोगे तो उससे एनवायरमेंटल इशूज़ क्रिएट हो जाएंगे, जैसे फ्लड इरीगेशन आएगी, लॉपसाइडेड फर्टिलाइजर यूजेस, जितना यूज़ करना चाहिए उससे ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ आप यहाँ पर कर रहे हो, एक्सेसिव फर्टिलाइजर यूज़ आप कर रहे हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं कि आप किस तरीके से अनसस्टेनेबल फार्मिंग यहाँ पर कर रहे हो, और ये बिल्कुल भी एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है। एग्रीकल्चर आप देखेंगे एयर पोल्यूशन के अंदर भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, और ये चीज़ आपको देखनी है। स्टबल बर्निंग की प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के अंदर बनी हुई है। सॉइल की हेल्थ धीरे धीरे खत्म हो रही है। सॉइल की हेल्थ को मापने के लिए सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जैसा एक कंपोनेंट यहाँ पर आता है। सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन साइटेड एज एन इम्पोर्टेंट इंडिकेटर ऑफ सॉइल हेल्थ। याद रखना कि ये एक इंडिकेटर है सॉइल हेल्थ का। ओके, ये चीज़ आपकी यहाँ पर धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है अक्रॉस द कंट्री, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर हमने सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ किए, किस लिए? कि सॉइल की हेल्थ को मापने के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड यूज़ करेंगे। ओके, और सॉइल हेल्थ कार्ड जब हमने यूज़ किए तो हमें यहाँ पर पता चला, बहुत सारा डाटा यहाँ पर सामने आया कि जो सॉइल की हेल्थ है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब होती चली जा रही है। कितनी ख़राब हो रही है ये डाटा आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, ये सब डाटा आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है, यहाँ तक का डाटा आप छोड़ सकते हो। ओके, तो सॉइल की हेल्थ ख़राब हो रही है, सॉइल हेल्थ कार्ड के ज़रिए हमें ये पता लगा किस तरीके से हो रही है, वो नहीं पढ़ना। ओके, तो ये आपको दिखेगा कि फर्टिलाइज़र का जो यूज़ कर रहे हैं और सॉइल की हेल्थ जो डिक्लाइन हो रही है, ये सब गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये सब देखते हुए ये चीज़ें डिस्कवर की बाय द नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर एग्जामिन किया। ओके, तो आप देखेंगे कि द इम्बैलेंस तरीके से अगर आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करोगे तो सॉइल की हेल्थ जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। फर्टिलाइज़र का गलत तरीके से यूज़ करोगे तो सॉइल की हेल्थ यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगी, यही बताया गया। जैसे अगर आप देखें तो NPK का रेशियो जो है वो आपका पंजाब के लिए होना चाहिए था 4.14 रेशियो 1.6:1, जो कि एक्चुअल में आपका देखने को मिलेगा कि 34:8:1 है। तो कितना ज़्यादा जो आपका नाइट्रोजन, पोटास और ये सब यूज़ यहाँ पर किए जा रहे हैं। ऐसा ही केस आपको यहाँ पर मिलेगा हरियाणा के लिए। हरियाणा के लिए आइडियल रेशियो है NPK रेशियो 4.4:1.7:1, और ये आप देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी अनसस्टेनेबल तरीके से। अनसस्टेनेबल तरीके की ही अगर हम बात करें तो बात आ जाती है ग्राउंड वाटर की। ग्राउंड वाटर की जब हम बात करें तो 2017 की सेंट्रल ग्राउंड वाटर रिसोर्स बोर्ड की रिपोर्ट के हिसाब से देखें तो इंडिया का 17% जो ग्राउंड वाटर है वो ओवर एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। तो पंजाब है, राजस्थान है, दिल्ली है, हरियाणा है, नीचे से खाली हो चुके हैं, इनके ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉइट यहाँ पर किए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। जितना भी ग्राउंड वाटर यूज़ किया जाता है उसमें से 90% जो है वो सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। कन्वेंशनल जो फ्लड इरीगेशन के मेथड्स हैं वो सफिशिएंट नहीं है फार्मर्स के लिए, इनएफिशिएंट हैं, इसलिए नए इरीगेशन सिस्टम्स की ज़रूरत है। आपको पता चलेगा माइक्रो इरीगेशन की यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि 30 से 60% पानी बचाया जा सकता है। ड्रिप और स्प्रिंकलर मेथड का यूज़ आप यहाँ पर कर सकते हो। ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड, दूसरा पॉइंट मैंने आपको समझाया सस्टेनेबल
फार्मिंग से रिलेटेड, और तीसरा पॉइंट यहाँ पर आ जाता है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, जो कि कंट्री के अंदर नहीं है। ये तीनों चीज़ें हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। और अब हम बात करते हैं तीसरी चीज़ पर, दैट इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात अगर हम यहाँ पर करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा यहाँ पर दिया गया है कि कितने परसेंट चिल्ड्रन जो हैं वो स्टंटेड हैं, कितने परसेंट चिल्ड्रन जो हैं वो वेस्टेड हैं। ठीक है, तो ये डाटा थोड़ा सा पुराना हो गया, 2015-16 का। आप यहाँ पर डाटा देखेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डाटा, जो कि अभी अभी रिलीज़ किया गया, 1-2 महीना ही हुआ है। ठीक है, तो उस डाटा को आप यहाँ पर लॉन्च करें, ये डाटा यहाँ पर ना पड़े। बट आपको इतना ध्यान रखना है कि अंडरवेट की कंडीशन है, स्टंटिंग है, वेस्टिंग है, ये सब सिचुएशन इंडिया के अंदर वर्स हो रही हैं। इसी को देखते हुए सरकार ने न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पोषण अभियान लॉन्च किया, मिशन पोषण 2.0 यहाँ पर लॉन्च किया। टाटा कॉर्नेल इंस्टीट्यूट ने भी यहाँ पर न्यूट्रिशनल आउटकम्स को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर लिंक यहाँ पर तैयार किए कि किस तरीके से न्यूट्रिशनल आउटकम्स को यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है। ओके ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें कि न्यूट्रिशियस फूड अगर हम प्रोवाइड करें तो उसकी हेल्थ भी बेटर रहेगी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी रहेंगी, ये सब हमें सरकार ने प्रोवाइड कराना है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। द सेकेंड मैकेनिज्म इज़ दैट ऑफ एक्सेस ऑफ मोर डाइवर्स फूड। अभी क्या है कि बहुत सारी जगहों पर ऐसे है कि उसी तरीके का खाना यहाँ पर चलता है। जैसे नॉर्थ की तरफ देखें तो मोटे अनाज ज़्यादा प्रयोग नहीं किए जाते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मिलेगी कि स्टंटिंग, ओबेसिटी की प्रॉब्लम यहाँ पर बन जाती है। इस चीज़ से निपटने के लिए हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जैसे ये तीनों पॉइंट हो गए। न्यू पैराडिज्म के अंदर मैंने आपको 3 परेशानियां बता दी कि एग्रीकल्चर मार्केटिंग की परेशानी है, सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन की परेशानी है, और तीसरी परेशानी आपको मिलेगी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की तीनों इंटरलिंक हैं। इसीलिए आपको तीनों से रिलेटेड पॉलिसीज़ ऐसी बनानी पड़ेंगी कि वो तीनों को इम्पैक्ट करें। ठीक है, ये तीनों प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पर याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी। द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, सिंपल सी बात है, टेक्नोलॉजी का तो रोल बढ़ेगा। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर सक्सेसफुल बनाया ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करके, उसी तरीके से अब जो नई फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं लाइक द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, इंटरनेट ऑफ थिंग, ठीक है, इन सब का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। दिस इज कॉल्ड एग्री टेक और द एग टेक। ओके, तो एग्री टेक में अगर हम देखें, इंडिया का तीसरा लार्जेस्ट मार्केट है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करने में। हम इन एप्लीकेशन वगैरह का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ट्रेसेबिलिटी और एक्सेस टू क्रेडिट यहाँ पर अवेलेबल कराई जाए किसानों को। ओके, तो आप देखेंगे सैटेलाइट डाटा का यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप की यील्ड को प्रिडिक्ट करने में, वेदर कंडीशन क्या होंगी, उन सबको मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू एंड टू एंड ट्रेसेबिलिटी यहाँ पर की जा सकती है। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स का आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बहुत सारे गैजेट्स यहाँ पर तैयार होते हैं, बहुत सारे। मैं बता सकता हूँ आपको कि स्टार्टअप यहाँ पर खुल चुके हैं जो कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखनी है। तो इस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने यहाँ पर डेवलप किया था IDEA प्लेटफॉर्म, जो कि 10 करोड़ से ज़्यादा फार्मर्स का जो डाटा है वो यहाँ पर सिक्योर किया जाएगा और प्राइवेट सेक्टर को भी दिया जाएगा ताकि वो ऐसे सॉल्यूशन तैयार कर सकें जो कि फार्मर्स की नीड के हिसाब से हों। और इससे बड़ा प्रोजेक्ट अभी लॉन्च किया गया है, इसका नाम है एग्री स्टेक प्रोजेक्ट। एग्रीकल्चर के करंट अफेयर में सब पढ़ाता हूँ, वहाँ पर भी देख लेना। ठीक है, यहाँ पर डिस्कस नहीं हो रहा है तो डिस्कस नहीं करते हैं। सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन के बारे में वैसे मैंने आपको सब चीज़ें बता दी हैं कि सोइल की हेल्थ यहाँ पर ख़त्म हो रही है, वाटर टेबल्स ड्रॉप हो रहे हैं, तो इन सब से निपटने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ना कुछ काम तो करने पड़ेंगे। ओके, तो शिफ्टिंग द प्रोडक्शन बेस ऑफ राइस एंड व्हीट टू द एरियाज वेयर द बेनिफिट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन हैव नॉट यट। तो पहला काम हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि जिन इलाकों में ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च नहीं हुआ है वहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन यहाँ पर हम लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन उतना ज़्यादा इम्पैक्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो हम उसको यहाँ पर इंटेंसिव मैकेनिज्म्स का यूज़ करके सक्सेसफुल बना सकते हैं। हम ऐसी जगहों पर व्हीट और राइस ना उगाएं। दूसरी चीज़, हम ऐसी जगहों पर व्हीट एंड राइस ना उगाएं जहाँ पर वाटर की पहले से ही कमी है। ठीक है, तो हमें वहाँ पर दूसरी क्रॉप्स उगानी चाहिए लाइक द कैश क्रॉप्स। तीसरी चीज़ आ सकती है कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन प्लानिंग के ज़रिए आप यहाँ पर काम कर सकते हो। मतलब जैसी आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन वैसी आपको एग्रीकल्चर यहाँ पर उगानी है जिससे बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव हो और आप देखेंगे कि मिटिगेशन कैपेबिलिटीज़ और क्लाइमेट चेंज से भी लड़ा जा सके। चौथी चीज़ आपकी आ सकती है एग्रो इकोलॉजिकल फार्मिंग का मतलब होता है कि आप एग्रीकल्चर को इस तरीके से कीजिए कि एनवायरनमेंट को बिल्कुल भी नुकसान ना हो। ठीक है, तो सस्टेनेबिलिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए ये फार्मिंग आपको यहाँ पर करनी है। चौथा पॉइंट सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन के लिए। ओके, तो
यहाँ पर आप देखेंगे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने भी इस चीज़ की यहाँ पर बात की है। उन्होंने एक एक्सपर्ट पैनल यहाँ पर तैयार किया था। उन्होंने ये कहा था कि एग्रोलॉजिकल जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरफ हम यहाँ पर मूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो पाँचवीं चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है बाई भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति प्रोग्राम, जिसको कहा जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, परंपरागत कृषि विकास योजना। इसके ज़रिए हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। ट्रेडिशनल इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस लाइक द काउ डंग का यूज़ करना, ओके, रिसाइकलिंग है, सॉइल एरिनेशन है, ओके, सिंथेटिक केमिकल का यूज़ ना करना, ये सारी चीज़ें आपकी भारतीय परंपरागत कृषि पद्धति के अंतर्गत आ जाती हैं। इस समय अगर आप देखें तो 20 लाख से ज़्यादा फार्मर्स इस प्रैक्टिस को यूज़ करते हैं और आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्य जो हैं इन सभी चीज़ों में आगे हैं। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। नीति आयोग ने भी यहाँ पर बात की है कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोच यहाँ पर अपनानी पड़ेगी, मतलब साइंटिफिक एवोल्यूशन का यूज़ करते हुए, बेस्ट प्रैक्टिसेस का यूज़ करते हुए, केस स्टडीज़ करते हुए, ग्लोबल नेशनल लेवल कंसल्टेशन के बेस पर नीति आयोग भी यहाँ पर अपना पूरी तरीके से मदद कर रहा है कि किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। ओके, तो इसके बाद आपको यहाँ पर पता लगेगा कि हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को सक्सेसफुल बनाया, हमने वाइट रेवोल्यूशन को सक्सेस बनाया, तो हम आगे भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, पब्लिक प्रोक्योरमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं और बना दिया है हमने। NFSA हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अच्छा बना सकते हैं। राइस और व्हीट के लिए एमएसपी यहाँ पर चालू है, लेकिन जो मोटे अनाज हैं, जो सीरियल्स हैं, उनके लिए एमएसपी यहाँ पर, उनके लिए भी एमएसपी चालू है, ठीक है, उनके लिए भी एमएसपी है, लेकिन उनका जो प्रोडक्शन है वो इतना ज़्यादा खास नहीं है। और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो मोटे अनाज हैं उनका जो वितरण है वो भी बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। तो आप देखेंगे कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी के कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो मिलेट्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस बढ़ाया जा सकता है। ओके, जब मिलेट्स के इंपॉर्टेंस की बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड प्राइसेस रिसीव्ड इन द मार्केट, मिलेट्स लॉस आउट टू सीरियल्स, ठीक है, तो मिलेट्स की वरीयता बहुत ज़्यादा कम है कंपेयर टू द सीरियल्स। सीरियल्स का इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, मिलेट्स का इंपॉर्टेंस कम हो जाता है, लेकिन जब आप मिलेट्स खाते हो तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी यहाँ पर आपकी बन जाती है। तो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो आपका मिलेट्स हैं वो बहुत ही कम हिस्सा यहाँ पर रखते हैं। तो आपको इसको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा कि मिलेट्स को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर बढ़ाया जाए। दूसरा आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बिना कुछ नहीं होगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द CSIR और बहुत सारे, ठीक है, तो उनके अंदर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं कि किस तरीके से मिलेट वगैरह का यूज़ यहाँ पर ज़्यादा किया जाए और उनके ऊपर रिसर्च किस तरीके से की जाए, ये सब काम हम यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा कि वाइट रेवोल्यूशन के हमने कोऑपरेटिव मॉडल यूज़ किया जो कि आनंद गुजरात के अंदर यूज़ किया गया। आप देखेंगे कि उसी तर्ज पर हम यहाँ पर आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं जो कि नंबर में 10,000 होंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि हम 10,000 से ज़्यादा फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर लॉन्च करेंगे। उसी के साथ देखें मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी यहाँ पर लॉन्च कर दी गई है। इन सब के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं। देखिए, एक फार्मर अगर यहाँ पर बैंक में जाएगा तो बैंक वाला उसको वापस भगा देगा, लेकिन जब 10 फार्मर जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर आपका बैंक वाला उनका स्वागत करेगा कि आइए लोन लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मिलेंगे, द बेनिफिट ऑफ बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये बेनिफिट मिलेंगे, इनपुट मार्केट, आउटपुट मार्केट, ये सब स्ट्रेंथ में हो जाते हैं फार्मर्स के कलेक्टिवनेस से, दैट इज़ कॉल्ड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये चीज़ आपको मिलेगी। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को एलिजिबल बनाया गया है कि वो आपका एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से भी बोरो कर सकते हैं। ओके, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है, ये काम भी किया जा सकता है। तो इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से हमने फूड सिक्योरिटी हमने यहाँ पर हासिल की, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब का यूज़ करके हम न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, सस्टेनेबिलिटी है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग है, ये तीनों के तीनों जो की चैलेंजेस यहाँ पर थे इनको टैकल किया जा सकता है। पब्लिक प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, इनका रोल मेजर होता है, इसको बूस्ट किया जा सकता है। एग्रो इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस यहाँ पर अपनाई जा सकती हैं ताकि सस्टेनेबल इंटेंसिफिकेशन किया जा सके। ओके, और ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। एक्सपोर्ट की बात हम बाद में करेंगे क्योंकि अगला आर्टिकल एक्सपोर्ट के ऊपर ही है। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं। अगला आर्टिकल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। आर्टिकल आपको बताता है एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के बारे में, ग्रोथ पोटेंशियल एंड अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से हैं। तो इस आर्टिकल के अंदर बहुत कुछ दिया गया है, बहुत ज़्यादा डाटा भी है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आर्टिकल को पढ़ेंगे, एक्सपोर्ट की क्या बात यहाँ पर हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें
तो आपको मिलेगा कि इंडिया एग्रेरियन कंट्री है, यही सब चीज़ें मिलेंगी। 20 क्लाइमेट एग्री क्लाइमेटिक रीजन है, 15 मेजर क्लाइमेट्स आपको मिलेंगे, 46 सॉइल टाइप यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके जरिए एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पर बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं तो हम अपनी डोमेस्टिक नीड को पूरा करने के बाद जो हमारे पास बचा उचा सामान होता है हम उसको करते हैं एक्सपोर्ट। ठीक है, मान लीजिए कि 100 टन के करीब आपने यहाँ पर गेहूँ उगाया और उसमें से 50 टन जो है इंडिया के अंदर ही खत्म हो गया, तो बाकी का 50 टन आप क्या करोगे, ओवरसीज़ मार्केट में यहाँ पर एक्सपोर्ट करोगे। तो एक्सपोर्ट के लिए आपके पास कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उनको रॉ मटेरियल के रूप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हो। हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस अलग होते हैं, उनका प्रोसेस करके अलग बेच सकते हो। तो इस तरीके से आपको मिलेगा। हम इस समय 100 से ज़्यादा जो मेजर मार्केट हमारे पास हैं, लाइक यूएसए, मिडिल ईस्ट, यूरोपियन यूनियन, इन सभी में हम अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यहाँ पर भेजते हैं। हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं मिल्क के, पल्स के, स्पाइसेस के, टी के, कैश्यू के, जूट के। ठीक है, तो और हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं व्हीट के, राइस के, फ्रूट के, वेजिटेबल, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड के। तो हमारी जो फूड बास्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा कि लिमिटेड है। ओके, लिमिटेड है, यही चीज़ें हमारे पास हैं जो कि मैंने आपको गिनाई, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे हैं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। राइट, तो इतनी सारी चीज़ें हमारे पास हैं, लेकिन उसके बाद भी देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारा शेयर है वो मैच नहीं हो रहा है, मतलब वो इतना ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखें कि सन 2000 में हम देखें तो 1.1% ग्लोबल शेयर था हमारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, और इसको 2017 में बढ़ा करके 2.27% कर दिया गया है। ओके, इंडिया की रैंक देखें एमंग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, बट हम इंडिया जो है वो टॉप 10 एक्सपोर्टर्स में आता है, लेकिन कभी भी हम टॉप 5 के अंदर यहाँ पर नहीं आया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर ने कहा है कि अगर यहाँ पर अच्छे से काम होता रहा तो एक ना एक दिन आप यहाँ पर टॉप 5 के अंदर भी आ जाओगे। तो इसके लिए आपको फोकस करना पड़ेगा सपोर्टिंग पॉलिसीज़ पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, साइंस टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन पर फोकस करना होगा, ताकि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जा सके। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर एक एजेंसी तैयार की, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपीडा। ओके, इसका काम ये था कि एक्सपोर्ट का प्रमोशन करेगी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट है, हॉर्टिकल्चर है, डेयरी है, लाइव स्टॉक प्रोडक्ट है, उनको बढ़ाने का काम ये यहाँ पर करेगी। ओके, ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि ये काम हमने इसको यहाँ पर दिया। बायर को, सेलर को, सभी को कनेक्ट करने का काम भी एपीडा को यहाँ पर दिया गया। उसके साथ साथ अगर आप देखें डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, उसने भी यहाँ पर डेवलप की स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़ कि किस तरीके से ट्रेड अक्रॉस द एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ाया जा सकता है, इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो फॉरेन ट्रेड को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है ये भी उन्होंने यहाँ पर देखा। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ ने वैल्यू चेन को बढ़ाने की कोशिश की एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में, कि फूड का जो प्रोसेसिंग करके यहाँ पर एग्रीकल्चर को बूस्ट किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़, एनिमल एंड हस्बेंड्री, डेयरी, उन्होंने भी यहाँ पर फोकस किया कि क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट किया जाए, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटिंग की जाए एक्सपोर्ट्स के लिए, और प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो सिंपल सी चीज़ें हैं, ये सब आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके बाद अगर आप देखें ग्रोथ स्टोरी की बात करते हैं, थोड़ा डाटा दिया गया है, इसको थोड़ा सा इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 1950-51 की अगर हम बात करें तो 149 करोड़ थे कुल। 2019-20 में हमने ये बढ़ा कर कर दिए 2.53 लाख करोड़, और 2.53 लाख करोड़ से 2021 में हमने इनको बढ़ा करके कर दिया रुपीज़ 2.74 लाख करोड़। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डाटा है, इसको थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ऑलराइट, तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसके अंदर कुछ सर्टेन कमोडिटीज़ आ जाती हैं, जैसे मेरीन प्रोडक्ट्स आते हैं, बासमती राइस, बुफेलो मीट, ठीक है, स्पाइसेस, नॉन बासमती राइस, कॉटन रॉ, ऑयल मिल्स, शुगर, कैस्टर ऑयल, टी, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा कि एक्सपोर्ट हैं जो कि हम यहाँ पर करते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। व्हीट है, राइस है, अदर सीरियल्स है, सोया मिल्स है, ये सब आपको मिलेगा कि एमंग द की कमोडिटीज़ भी पोज अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन एक्सपोर्ट। इन सभी की वजह से आपको ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी सेक्टर के अंदर। लुकिंग एट द कमोडिटी वाइज इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एज़ कम्पेयर टू द लास्ट ईयर, ये सब हमें नहीं पढ़ना था। ओके, मैंने जानबूझ के इसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, कि इसमें कमोडिटी वाइज दिया था, आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया गया था कि सोया मील कितना था, कितना बढ़ गया, भाई नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो इंडिया जो है वो आपके बहुत सारे सीरियल्स हैं वो एक्सपोर्ट करता है। शिपिंग जैसे राइस यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा। नए डेस्टिनेशंस हमने यहाँ पर खोजे हैं। नए डेस्टिनेशंस के साथ साथ अगर आप देखें तो ये एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा कि कंसर्टेड
efforts of APIDA to boost export of specialty rice variety non basmati have now started yielding result। तो एपीडा ने यहाँ पर आपका जो नॉन बासमती राइसेस है उसको बूस्ट करने के लिए अच्छा काम यहाँ पर किया। आप देखेंगे कि 4 मार्च 2021 को पहला कंसाइनमेंट ऑफ रेड राइस यहाँ पर भेजा गया यूएसए को। रेड राइस जो कि इसके अंदर आप देखेंगे इज नेचुरली आयरन रिच, इसके अंदर जो है वो आयरन की आपकी प्रचुरता यहाँ पर होती है और ये उगाया जाता है ब्रह्मपुत्र वैली ऑफ असम। याद रखना ये जो इमेज है ये रेड राइस की है, ये असम के अंदर यहाँ पर उगाया जाता है। एग्रीकल्चर के करंट अफेयर में मैंने इसके बारे में बहुत डिटेल में बात यहाँ पर की है। इसको यहाँ पर लोकली बाओ धन भी कहा जाता है रेड राइस को, और असमीज़ फूड का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका जो एक्सपोर्ट है हम यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं ताकि ब्रह्मपुत्र की जो फैमिलीज़ हैं, ब्रह्मपुत्र की जो फ्लड प्लेन में रहने वाले फार्मर्स हैं उनको इनकम ज़्यादा मिल सके। ठीक है, तो रेड राइस के बारे में याद रखिएगा कि इसमें जो आयरन की मात्रा है वो ज़्यादा होती है। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि मई 2021 की बात करें तो हमने यहाँ पर नॉन बासमती राइस का पैरादीप इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल उड़ीसा से वियतनाम के लिए एक्सपोर्ट किया। ठीक है, ऐसे ही एक्सपोर्ट देखने के मिलेंगे कि एपिडा ने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया विलेज राइस का घाना के लिए। ठीक है, जो अफ्रीकन कंट्री है घाना के लिए, यमन के लिए हमने यहाँ पर जो विलेज राइस है, विलेज राइस आप यहाँ पर देखिए घाना और यमन को भेजा गया था और इसको पेटेंट मिला हुआ है, याद रखिएगा। और विलेज राइस जो है वो आपको मिलेगा कि कुम्बाको नाम। ठीक है, ये जगह है कहाँ पर, तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु के अंदर तंजावुर डिस्ट्रिक्ट में ये जगह है। तो याद रखिएगा कि जो विलेज राइस है वो एक पेटेंटिंग प्रोडक्ट है कहाँ का, तमिलनाडु का। ठीक है, तो ये याद रखिए, इसका भी एक्सपोर्ट हमने यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाया है। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि ए सर्च इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड इन द एक्सपोर्ट ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो सीरियल्स का है ये, इन सब का तो हम एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल का प्रोडक्शन भी हम यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। हम अपनी जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसका डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं, उसमें नए नए जो आपको एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं। ओके, तो आपको मिलेगा कि इंडिया ने एक्सपोर्ट किया फ्रूट वेजिटेबल इतने करोड़ रुपए का। ठीक है, ये सब डाटा यहाँ पर छोड़ दो। ग्रेप्स है, पोमीग्रेनेट हैं, मैंगो है, बनाना है, ऑरेंज है, ये सब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, ये चीज़ें आपको मिलेंगी फ्रूट्स के अंदर, ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, ग्रीन चिली, और ये मिलेगी आपको वेजिटेबल्स के अंदर। इन सभी को हम भेजते हैं बांग्लादेश, यूएई, नीदरलैंड, नेपाल, मलेशिया, कतर, ओमान, श्रीलंका, यहाँ पर हम सब भेजा जाता है। 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ ऑफ मैंगो हम यहाँ पर भेजते हैं। ठीक है, 1000 से ज़्यादा वेराइटीज़ आपको मिलेंगी इंडिया के अंदर उगती हैं, और लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ मैंगो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अल्फांसो है, केसर है, ये सब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट भी करते हैं। ओके, इंडियन डायस्पोरा जो बाहर इंडिया के लोग रहते हैं उन वो आपका भूल नहीं सकते कि इंडिया के अंदर जो मैंगोज़ हैं उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है। तो उन सबको हम यहाँ पर, जैसे लंगड़ा है, दशहरी है, हिमसागर है, जर्दालू है, इन सब ये जो नॉर्थ इंडिया की मैंगो की प्रजाति है यहाँ पर, उनको हम इंटरनेशनल मार्केट में यहाँ पर भेजते हैं। लाइक द यूएई, यूरोपियन यूनियन, नेपाल, बहरीन तक हमने यहाँ पर ये सब चीज़ें भेजी हैं। ओके, तो न्यू मार्केट्स आपको मिलेगा जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया एंड मॉरिशस, इन सभी में हम अपने मैंगोज़ जो हैं वो यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑलराइट, तो इतना यहाँ पर याद रखिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर देखें कि एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट को यहाँ पर बढ़ाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ लॉन्च की गई हैं। तो उन पॉलिसीज़ के अंदर अगर आप देखें तो मेनली जो ब्रॉड तरीके से अगर हम थीम को देखने की कोशिश करें तो दो ही काम किए जा रहे हैं। या तो आप एक्सपोर्ट को बढ़ाइए विद वैल्यू एडिशन, या फिर आप इंपोर्ट में सब्सटीट्यूशन यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। एट द बिहेस्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम यहाँ पर हमने तैयार की। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, याद रखिएगा, एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम्स यहाँ पर तैयार की। एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम, आप देखिए कि एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम जो इस समय है वो 8 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पर लॉन्च की गई हैं, जैसे ग्रेप्स के लिए, मैंगो के लिए, बनाना के लिए, ऑनियन, राइस, न्यूट्रिएंट सीरियल, पोमीग्रेनेट, फ्लोरीकल्चर, इनके लिए यहाँ पर आपकी जो एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम्स हैं वो लॉन्च की गई हैं। ओके, ईच EPF इज़ हेडेड बाय अ चेयरमैन एपीडा विद द मेंबर्स डाउन फ्रॉम द एक्सपोर्टर्स पैनल। तो ये इसके जो हेड होते हैं वो बेसिकली एपीडा के रीजनल मेंबर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इतना समझिए कि जो स्पेसिफिक एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम है वो एक स्पेसिफिक टाइप की जो आपकी कमोडिटी है उसके लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ताकि सिंपल सी बात है जो चैलेंजेस यहाँ पर आते हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं एक्सपोर्टर्स के लिए, उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जा सके। दूसरी चीज़ अगर हम देखें तो एक्सपोर्ट के पोटेंशियल को यहाँ पर बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी लॉन्च की है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स ने इसको लॉन्च किया है। ओके, 2018 में लॉन्च की गई थी। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था
कि हमारा टारगेट था कि जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट हैं उसको कर देंगे डबल। कब? तो हम इसको डबल कर देंगे बाई 2022 तक, ठीक है। तो 30 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट है, उसको 60 बिलियन से ज़्यादा का मार्केट बनाना है हमें। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी का ये योगदान मिलेगा। उसके साथ साथ आपको मिलेगा कि गवर्नमेंट ने मेगा फूड पार्क्स यहाँ पर क्रिएट किए हैं, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन यहाँ पर क्रिएट किए हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट टेस्टिंग सेंटर्स यहाँ पर तैयार किए, नया लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़, प्री हार्वेस्ट पोस्ट हार्वेस्ट जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पर अवेलेबल कराई जा रही हैं। ओके, तो हर एक स्टेट के अंदर आपको मिलेगा कि हर एक स्टेट से ये भी कहा गया है कि आप चाहें तो अपनी स्टेट स्पेसिफिक एक्सपोर्ट पॉलिसी भी यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, ताकि जो नेशनल लेवल पर काम हो रहा है आप स्टेट लेवल पर भी उस काम को कर सको, ठीक है। तो देखने के लिए मिलेगा कि डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन के लिए स्पेसिफिक क्लस्टर्स भी यहाँ पर तैयार किए गए हैं, और इट विल हेल्प इन डीलिंग विद द वेरी सप्लाई साइड इश्यूज, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट विद फार्मर्स, उन सबसे डील करने में हमें देखने के लिए मिलेगा कि मदद मिलेगी। ओके, तो एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस की क्वालिटी इंप्रूव हो, ठीक है, कल्टीवेशन एरिया इंक्रीज़ हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, इन सब चीज़ों के ऊपर ये क्लस्टर्स यहाँ पर ध्यान देंगे। आफ्टर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दीज क्लस्टर्स, जो आपकी एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी है उसने यहाँ पर एग्री एक्सपोर्ट जोन्स तैयार करने की बात की, ताकि आपका जो कॉमन फैसिलिटी है वो तैयार की जा सके और वैल्यू एडिशन को फैसिलिटेट किया जा सके। इन्होंने मोबाइल ऐप्स यहाँ पर डेवलप किए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन वगैरह का यूज़ करने के लिए सलाह भी यहाँ पर दी है कि एक क्लस्टर जो है वो किस तरीके से मदद कर सकते हैं, उसके ऊपर यहाँ पर बात हुई। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की अगर हम बात करें तो नई इनोवेटिव स्ट्रेटजीज़ यहाँ पर अवेलेबल हो चुकी हैं, मार्केट्स बढ़ रहे हैं और ब्रांडिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो इसके लिए अगर आप देखें तो बहुत सारे फंड्स भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए, स्पेशली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, वैल्यू एडेड एथनिक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को बढ़ाने के लिए, रीजनल स्पेसिफिक एंड ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को बढ़ाने के लिए ये सब फंड भी यहाँ पर दिए जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। फंड यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं टू लॉन्च द मीडिया कैंपेन्स, ताकि लोगों को पता लगे कि आप अगर ये उगाओगे तो ये फ़ायदा रहेगा। जियोग्राफिकल इंडिकेशन भी कुछ होता है, ऑर्गेनिक भी कुछ होता है। ओके, ये चीज़ देखने के लिए मिलेंगी। तो रिकमेंडेशंस से दैट द मार्केटिंग कैंपेन जो हमने यहाँ पर इस पैसे से शुरू किए, वी क्रिएटेड फॉर द इंडिविजुअल फ्रूट्स एंड प्रोडक्ट्स सच एज द वंडरफुल पॉम, बनानाज ऑफ इंडिया, इन सब के लिए ये पर्टिकुलर जो कैंपेन्स हैं वो लॉन्च किए गए। इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे इंडियन डायस्पोरा ऐसे हैं बाहर जिनको लोकल चीज़ की डिमांड लगी रहती है, जैसे आगरा का पेठा, हैदराबाद की बिरयानी है, ठीक है। इन सबको हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनकी नीड को पूरा करने के लिए। ऑलराइट, तो ये पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो हम ये स्लाइड की तरफ आ जाते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं? तो अपॉर्चुनिटीज़ एंड चैलेंजेस के अंदर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी के जो टारगेट है उनको पूरा करने के लिए हमें बहुत सारे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स यहाँ पर लेने पड़ेंगे, और बहुत सारी स्कीम्स भी यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं। तो ताकि ये जो चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं कि आपकी प्री हार्वेस्ट है, पोस्ट हार्वेस्ट है, वो सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने के लिए ये सब काम यहाँ पर करने पड़ेंगे। नई टेक्नोलॉजीज़ लानी पड़ेंगी, नई इनोवेशन तकनीकें लानी पड़ेंगी, ताकि जो वैल्यू है उनको यहाँ पर बढ़ाया जा सके। हाई यील्ड क्वालिटी प्रोड्यूस यहाँ पर उगाने पड़ेंगे। ओके, और ये सब काम आपको देखना पड़ेगा। केमिकल्स का यूज़ आपको कम करना पड़ेगा, क्लाइमेटिक कंडीशंस को ध्यान में रखना पड़ेगा, उसके कारण लॉसेस नहीं होने चाहिए, पेस्ट यहाँ पर नहीं लगने चाहिए। तो इसके लिए कंसेप्ट आ जाता है फार्म फैक्ट्रीज़ का, आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप देखेंगे इन विच हाई वैल्यू की क्रॉप्स उगाई जाती हैं। याद रखना, लो वैल्यू की क्रॉप्स नहीं उगाई जाती, हाई वैल्यू की क्रॉप्स उगाई जाती हैं इन अ टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप ये सब चीज़ें करते हो ताकि हाई ऑर्गेनिक यील्ड प्राप्त की जा सके। ओके, तो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, आप इस मेथड से यहाँ पर उगा सकते हो, ठीक है। और सीरियल और कैश क्रॉप्स, उसके लिए ये जो व्यवस्था है ये आपकी ज़्यादा उत्तम नहीं है, ये आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए ज़्यादा उत्तम व्यवस्था है फार्म फैक्ट्रीज़ की। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। तो मोर ओवर द कंजम्पशन ऑफ वेजिटेबल, आपका यूएसए के अंदर जो वेजिटेबल का कंजम्पशन है वो यहाँ पर बढ़ रहा है। कोविड-19 के दौरान भी डिमांड बहुत ज़्यादा थी। इंडिया ने 700 करोड़ रुपए का यहाँ पर आप देखेंगे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर ए वैरायटी ऑफ कुकुम्बर, दिस इज़ कॉल्ड द घेरकिन, ठीक है, इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। और
ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो फार्म फैक्ट्रीज़ का मेथड है उसके ज़रिए आप यहाँ पर इस वैरायटी ऑफ कुकुम्बर को उगा सकते थे, और इसका जो एक्सपोर्ट है वो 2000 करोड़ रुपए से ऊपर का उठ गया, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ में इसकी डिमांड बढ़ रही है। हम ऑनियंस उगा सकते हैं, सैतूत है, टोमेटो है, ये सब काम हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि इनकी डिमांड यहाँ पर यूएसए, वियतनाम, यूएई, मलेशिया, श्रीलंका, इन सब के अंदर बढ़ रही है। तो हम फार्म फैक्ट्रीज़ मेथड का यूज़ करके जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनकी मात्रा को उगा सकते हैं। याद रखना, कैश क्रॉप्स और सीरियल क्रॉप्स के लिए अच्छा नहीं है फार्म फैक्ट्रीज मेथड, ओके, भूलना मत इसको, ठीक है। तो इन केस ऑफ फ्रूट, यूके के अंदर फ्रूट्स जाते हैं, नीदरलैंड्स है, यूएसए, जर्मनी, थाईलैंड, इन सब के अंदर हमारे फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पर जाते हैं, ओके। तो ये सब हम काम यहाँ पर कर सकते हैं। कैशू से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर बना सकते हैं, लाइक द जैम, लाइक द पेस्ट, लाइक द फ्लेवर्ड कैशू। तो ये सब प्रोसेसिंग के ज़रिए भी काम यहाँ पर किया जा सकता है। प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स का भी इंटरनेशनल मार्केट काफ़ी अच्छा है, तो उसको भी बूस्ट किया जा सकता है, ओके। स्पाइसेस की बात करते हैं, मसाले, मसालों के लिए ही तो सब कुछ यहाँ पर शुरू हुआ, ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए, ये सब काम देखने के लिए मिला। 37% इन द टोटल एक्सपोर्ट आपका स्पाइसेस यहाँ पर घेरे हुए हैं, ओके। टोटल एक्सपोर्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो सॉरी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का 37% स्पाइसेस ने यहाँ पर घेरा हुआ है। तो इसके लिए जो स्पाइसेस बोर्ड भी यहाँ पर तैयार है, उसने बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को हम यहाँ पर बूस्ट करेंगे। जैसे कश्मीर के अंदर कश्मीर सैफरॉन है, तो हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे अलग अलग कंट्रीज़ के लिए, लाइक अभी अभी एक्सपोर्ट किया गया संयुक्त अरब अमीरात के अंदर, ठीक है। जिंजर है, जो कि आपकी बेसिकली आप देखें तो कर्नाटक है, सिक्किम, असम, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, मणिपुर के अंदर उगाई जाती है, उसको भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हम टर्मरिक है, उसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सब मैं स्पाइसेस की बात यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। टर्मरिक का एक नाम भी दिया गया है, ये रहा, ठीक है, ओलियो रेजेंस, ओके। इसका भी एक्सपोर्ट हम यहाँ पर कर रहे हैं, ओवरसीज़ मार्केट में बता रहे हैं कि हमारे पास इस तरीके की नई नई चीज़ें हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। क्यूमिन है, गुजरात की, राजस्थान की, इसकी हम पॉपुलरिटीज़ को बढ़ा रहे हैं टारगेटेड कंट्रीज़ के अंदर, ओके। तो ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगा। एक्सपोर्ट ऑफ स्पाइसेस विच हैव नॉन थेरापेंटिक क्वालिटीज़ लाइक द जिंजर, पेपर, किनेमोम, कार्डामोम, टर्मरिक, सैफरॉन, इन सब की हम एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ रहे हैं। देखिए, एक बात ध्यान रखिए, इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। जैसे रेड राइस है, उसको यहाँ पर भेजा गया, कश्मीरी सैफरॉन को यहाँ पर एक्सपोर्ट किया गया, ये सब चीज़ें याद रखो, ठीक है। ये सब चीज़ें याद रखो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ कि कौन सी स्पेसिफिक कंट्री में कितना हमने हल्दी का एक्सपोर्ट किया, कितना हमने जिंजर का एक्सपोर्ट किया, ओके। ये सब नहीं याद रखना। उसी के साथ साथ अगर हम देखें तो हेल्थ कॉन्शियसनेस यहाँ पर बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को कोविड-19 से डर लगने लगा है। इसीलिए जो यूएस डॉलर हमने 2020-21 के अंदर 1000 मिलियन का एक्सपोर्ट यहाँ पर किया, 2019 में हमने सिर्फ और सिर्फ 680 मिलियन का किया था। तो ये चीज़ें आपकी बढ़ रही हैं, ओके। तो इसी चीज़ को देखते हुए अगर आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, जिनकी डिमांड हम यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। जैसे ऑयल केक है, ऑयल सीड है, आपको मिलेगा, मिलेट्स हैं, स्पाइसेस हैं, टी है, मेडिसिनल प्लांट है, इन सब की डिमांड यहाँ पर बढ़ रही है। हेल्थ कॉन्शियसनेस होने के कारण बहुत सारे नए प्रोडक्ट भी हैं, उनको भी हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, लाइक द मोरिंगा लीफ पाउडर्स, मोरिंगा फ्रीज ड्राइड्स, ठीक है, जैक फ्रूट पाउडर, इन सब का हम एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा रहे हैं बाहर के देशों में, क्योंकि लोगों को इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। जैक फ्रूट क्यूब्स हैं, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से रिलेटेड भी काम यहाँ पर हो रहा है। एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर कहा है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को जब आप इतना ज़्यादा बाहर भेज ही रहे हो, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट जोन क्यों नहीं तैयार कर लेते स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कदम हो सकता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, ओके। ये सब काम आप यहाँ पर कर सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, स्टैंडर्डाइजेशन करें, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स, कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, पोर्ट्स की, एयरपोर्ट्स की, और जीआई जोग्राफिकल इंडिकेशन को भी बूस्ट कर सकते हो बेटर ब्रांडिंग के लिए। इन सब के जरिए आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकते हो। सरकार ने अभी अभी किसान सारथी ऐप का डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। इसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होगी, राइट टाइम पर राइट इन्फॉर्मेशन किसानों के लिए ये जो है वो लॉन्च किया गया है, ओके। कृषि विज्ञान केंद्र के अंदर जो साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, उनसे डायरेक्ट एडवाइजरी आपको प्राप्त होगी। एग्रीकल्चर एलाइड एरियाज़ की यहाँ पर बात हो रही है, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है ये प्लेटफॉर्म। उसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखें
तो यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात कर ली, लेकिन इंडिया के अंदर आप देखें तो मेडिसिनल प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मेडिसिनल प्लांट्स के अंदर आपकी हर्ब्स हैं, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। जिन 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 भी प्लांट्स के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं उनका एक्सपोर्ट भी हमने यहाँ पर बढ़ाया है, और एक्सपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो कितने से कितना हुआ है नॉट इम्पोर्टेंट, ये सब चीज़ें आप छोड़ सकते हो। ओके, तो अश्वगंधा जैसे हर्ब्स हैं, ये यूएसए के अंदर हमारा इसका एक्सपोर्ट जो है वो डबल हो गया है पिछले 2 सालों के अंदर, याद रखना इस चीज़ को। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर दिक्कत बहुत बड़ी आ रही है कि हम जो यहाँ पर कमोडिटीज़ उगा रहे हैं उनके अंदर पेस्टिसाइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और जब हम पेस्टिसाइड यहाँ पर यूज़ करते हैं तो हमारे जो कंसाइनमेंट हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं बाय द इम्पोर्टिंग कंट्री। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जो रेसिड्यू लेबल्स हैं, लाइक द पेस्टिसाइड्स के लेबल हैं, वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, तो जितने होने चाहिए मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा आपकी रेसिड्यू लिमिट्स हमारी देखने के लिए मिल रही है। तो बासमती राइस है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा पेस्टिसाइड देखने के लिए मिल जाएगा। इसकी वजह से हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं, रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसीलिए फार्मर्स के बीच में अवेयरनेस को बढ़ाना पड़ेगा कि भैया उतना ही पेस्टिसाइड यूज़ करो, उतने ही आप रेसिड्यू लिमिट रखो जितने की इंटरनेशनल मार्केट में ज़रूरी है। ठीक है, जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसने बहुत सारी हमारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अपनी टेरिटरी में आने से मना कर दिया है, बासमती वगैरह, क्योंकि उनके अंदर जो रेसिड्यू लिमिट है वो काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। इसी तरह पर पंजाब की सरकार ने भी कहा है कि भाई उतना ही आप यूज़ करो जितना ज़रूरी है, और 9 केमिकल्स को बैन कर दिया सरकार ने। सरकार ने कहा कि ट्राईसाइक्लोइज है, ब्यूप्रोफेजिन है, ये सब का यूज़ नहीं कर सकते खरीफ सीज़न 2020 में। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी बेइज्जती होती है वगैरह वगैरह चीज़ें। ठीक है, ये सब आप यहाँ पर ध्यान रखिए। अब इन सब के ऊपर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सरकार ने अलग अलग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं, जैसे कि बासमती नेट है, हॉटी नेट है मैंगो के लिए। ठीक है, ये मिल जाएगा आपको, ट्रेस नेट, मीट नेट, पीनट। ठीक है, ये सब जो आपके सिस्टम लॉन्च किए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो सरकार ने यहाँ पर बहुत सारे पेरिशेबल कमोडिटीज़ के लिए प्रोग्राम लॉन्च किए कोविड-19 के दौरान। ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि ये ब्यूप्रोफेजिन का यूज़ करके आप किस तरीके से जो आपकी रेसिड्यू लिमिट है आप उसको बढ़ा देते हो, और जो कि मैक्सिमम रेसिडुअल लिमिट से ज़्यादा हो जाती है। तो इन सब का यूज़ थोड़ा सा कम करना हमें यहाँ पर पड़ेगा। पेरिसेबल कमोडिटीज़ का यूज़ को बढ़ाने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स को बढ़ाने के लिए सरकार ने किसान रेल यहाँ पर शुरू की, किसान रथ यहाँ पर शुरू किया, किसान उड़ान यहाँ पर शुरू की। पेरिसेबल कमोडिटीज़ उनका उनकी जो आपकी ट्रांसपोर्ट है वो बहुत जल्दी से हो जाए, उस चीज़ के लिए किसान रेल, किसान रथ और किसान उड़ान जैसी स्कीम्स यहाँ पर शुरू की गई थी। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो तीसरा खास आर्टिकल हमारे पास आ जाता है इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ रहा है उसके ऊपर यहाँ पर बात हो रही है। आर्टिकल के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा डाटा दिया गया है, इतना डाटा काम का नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आर्टिकल के अंदर से काम की थी जिनको मैंने स्लाइड्स के अंदर डाला है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक फिगर यहाँ पर दिया गया था, शेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर इन द जीवीए एम्प्लॉयमेंट एंड एक्सपोर्ट। मैं बात करूँ 1950-51 की, हम जितना भी प्रोडक्शन यहाँ पर करते थे उसमें 70% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड करता था, लेकिन अब जो है वो घटकर लगभग 43% के करीब हो गया है। जीवीए में एग्रीकल्चर का शेयर 53% के करीब था, वो अब घट करके सिर्फ 18% रह गया है। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो 1960-61 के दौरान हमारे एक्सपोर्ट जो हैं एक्सपोर्ट का जो शेयर है कमोडिटीज़ के अंदर वो आपका था 44%, लेकिन अभी 14% हो गया है। देखिए, इस डाटा का ये मतलब नहीं है कि एग्रीकल्चर जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गए हैं, ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जितना भी, मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 100 रुपये का प्रोडक्शन 1960-61 में यहाँ पर किया था, 100 रुपये का जो एक्सपोर्ट है हमने यहाँ पर किया, उसमें से आपका 44% एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ का हिस्सा था। लेकिन अभी भी अगर हम 100 रुपये का एक्सपोर्ट यहाँ पर कर रहे हैं तो उसमें से एग्रीकल्चर का सिर्फ 14% हिस्सा है। ये 2 कारणों की वजह से हो सकता है, या तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन गिरा हो, जो कि बिल्कुल नहीं गिरा। दूसरा काम यहाँ पर हो सकता है कि बाकी के जो सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनके अंदर एक्सपोर्ट बढ़ गया हो। तो यस, ये काम तो हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। उसके अंदर बात करें तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के क्या ट्रेंड्स रहे हैं उनको भी दिखाया गया है। जैसे फूड ग्रेन वगैरह हैं, तो 1950-51 के अंदर सिर्फ इतना ही हम यहाँ पर फूड ग्रेन प्रोडक्शन करते थे, और आज आप देखिए कि 305 मिलियन टन के करीब हमारा फूड प्रोडक्शन यहाँ पर हो गया है। ऐसे ही सीरियल्स है, पल्सेस है, ऑयल सीड है, शुगर केन, कॉटन, सभी के अंदर ये काम हमें देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये सब याद रखिएगा डाटा को।
राइट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के अंदर रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन देखने के लिए मिल रहा है। 2001-2 में सिर्फ 145 मिलियन टन के करीब था, लेकिन अभी 326 मिलियन टन हम यहाँ पर उगा रहे हैं। याद रखिएगा कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 305 मिलियन टन है, हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 326 मिलियन टन है। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन द कंट्री हैज़ कंटिन्यूसली आउटपेस द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन। तो फूड ग्रेन से ज़्यादा प्रोडक्शन हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर कम्युनिटीज़ का कर रहे हैं। पॉइंट को यहाँ पर याद रखिएगा। उसके साथ साथ देखें कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किस तरीके से यहाँ पर बढ़ा है। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है, नीले रंग का ग्राफ देखिएगा। सीरियल्स का प्रोडक्शन लगातार बढ़ा है, रेड कलर का ग्राफ देखिएगा। पल्सेस की अगर हम बात करें तो ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हुआ है, लेकिन वो जितना भी हुआ है वो थोड़ा थोड़ा सा बड़ा है, हरे कलर के बार्स देखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है। ओके, तो ये सब काम आपको इतना यहाँ पर देखना था। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि किस तरीके से हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन आपका फूड ग्रेन के प्रोडक्शन से ज़्यादा हो चुका है। आगे बढ़ें तो आगे हमें यहाँ पर पता लगता है कि एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट के इंपोर्ट के ट्रेंड आपको देखने हैं। 1990 से लेकर के आपको 2019-20 तक के ट्रेंड यहाँ पर दिखाए हैं। टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ा है, लेकिन एग्रीकल्चर के एक्सपोर्ट्स का टोटल एक्सपोर्ट में जो परसेंटेज है वो लगातार कम हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर याद रखिए कि 18% तक एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स कंट्रीब्यूट करते थे टोटल एक्सपोर्ट्स के अंदर, लेकिन वो घट करके हो गए हैं 11%। एग्रीकल्चर इंपोर्ट की भी यही बात है, बड़े हैं। और यहाँ पर देखोगे कि एग्रीकल्चर इंपोर्ट का टोटल इंपोर्ट के अंदर परसेंटेज वो भी यहाँ पर बढ़ा है। ठीक है, तो 4 हो गया है 2 से, ओवरऑल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ओके, तो ये बैलेंस आपको दिखेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आप देखें, इंडिया जो है वो फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का सेकंड लार्जेस्ट जो है वो प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और फर्स्ट पोजीशन हमारी आती है फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, इन सबको उगाने में। ठीक है, और सेकंड पोजीशन हमारी आती है इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्रिंजल, वेजिटेबल्स की बात करूँ ऑनियन वगैरह में, और थर्ड पोजीशन हमारी आती है पोटैटो, टोमेटो, वेजिटेबल्स की बात हो रही है। ओके, और यहाँ पर आप देखेंगे कि स्पाइसेस या स्पाइसेस प्रोडक्ट की बात करें तो इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो एग्स के बारे में दुनिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और ये चीज़ आपको इतनी याद रखनी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें तो फिशरीज़ एंड एक्वा कल्चर का जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है इनकम का, एम्प्लॉयमेंट का, जनरेशन इन इंडिया, इसका जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर के अंदर टोटल 7% कंट्रीब्यूशन आपको मिलेगा। ओके, टोटल ग्लोबल प्रोडक्शन का कुल 7% आपको फिशरीज़ जो है वो इंडिया की तरफ से देखने के लिए मिलेंगी। तो इंडिया हैज़ इमर्ज एज सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री अकाउंटिंग फॉर 7.58% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन। तो ये आपको लगातार ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगी 4.3% की। ज़्यादा डाटा मैं यहाँ पर नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत हो जाएगी फिर इसके बाद। तो ये बस याद रखिए कि थोड़ा थोड़ा सी चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। बहुत सारे फार्मर्स हैं, फिश फार्मर्स हैं, वो यहाँ पर लगे हुए हैं। मेजर सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग का, ओके, सी फूड एक्सपोर्टिंग का, ये सब हमारे लिए काम की चीज़ें हो जाती हैं। तो इसी चीज़ को बूस्ट करने के लिए यहाँ पर आप देखेंगे 2018 के अंदर हमने फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड यहाँ पर तैयार किया था। 7500 करोड़ रुपए का ये फ़ंड था। फ़ंड का एम ये था कि जो फिश प्रोडक्शन है उसको 20 मिलियन टन तक बढ़ा देना है 2022-23 तक। याद रखना भाई इस पॉइंट को, ठीक है, यही काम की चीज़ें हैं। साथ ही 9 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करानी है। ओके, तो ब्लू रेवोल्यूशन यहाँ पर सक्सेसफुल बनाने की बात यहाँ पर चल रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है फिशरीज सेक्टर का, उसके लिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक और स्कीम लॉन्च की, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जो कि 10 सितंबर 2020 को यहाँ पर लॉन्च की गई। 20,000 करोड़ रुपये इसके लिए दिए गए, अगले 5 साल में खर्च किए जाएंगे 2020-21 से 2024-25 तक। फिश प्रोडक्शन को यहाँ पर आपका बढ़ाना है, उसके लिए कुछ टारगेट्स रखे गए हैं। 2024-25 तक 22 मिलियन टन का फिश प्रोडक्शन करना है। आप देखिए कि 20 मिलियन टन का 2022-23 तक तो करना ही था, लेकिन अभी हमने वो 22 मिलियन टन यहाँ पर बढ़ा दिया। साथ ही 15 लाख अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करानी है। ओके, नेटवर्क क्रिएट करना है फिश प्रोडक्शन के लिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन वगैरह काम यहाँ पर करने हैं। इसके बाद आर्टिकल के अंदर 4 मेजर सब सेक्टर दिए गए थे कि एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़ के अंदर 4 मेजर सब सेक्टर आते हैं, जैसे क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री और फिशरीज़। ठीक है, तो अगर हम देखें 2010-11 का डाटा तो क्रॉप प्रोडक्शन 67% कंट्रीब्यूट करता था, लेकिन जब हम देखें 2019-20 का डाटा तो ये कंट्रीब्यूशन घट करके हो गया है 58.2%। ठीक है, इसका मतलब ये है कि क्रॉप प्रोडक्शन
कम होने लगा है कंपेयर्ड टू, अगर आप देखें ये रेड कलर का ग्राफ दैट इज़ लाइव स्टॉक का ग्राफ, तो पहले 19% कंट्रीब्यूट करता था और अब 28% कंट्रीब्यूट करता है। कहने का मतलब मेरा ये है, इन द रिसेंट ईयर एग्रीकल्चर सेक्टर हैज़ बीन डाइवर्सिफाइंग टू प्रोडक्ट मोर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्रॉप प्रोडक्ट्स यहाँ पर कम हो रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्ट्स हम यहाँ पर अपना उनको यहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, लाइक द मिल्क, एग, मीट, फिश एंड मेराइन प्रोडक्ट्स, वो सब यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ साथ हम शिफ्ट कर रहे हैं टूवर्ड्स द कमर्शियल क्रॉप्स एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लाइक द फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेस। बेसिकली आप देखें तो क्रॉप सेक्टर जो है वो थोड़ा सा कम यहाँ पर होता चला जा रहा है। क्रॉप सेक्टर का जो यहाँ पर इंपॉर्टेंस है वो आपको कम दिखेगा, क्यों? 67% से 58% हो गया है। ओके, ये चीज़ याद रखनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर ट्रेड। तो एग्रीकल्चर ट्रेड के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया इज़ नॉट ओनली सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन्स, बट हमने यहाँ पर नेट एक्सपोर्टर भी हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के। मतलब जितना हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं उससे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो नेट एक्सपोर्टर आपको देखने के लिए मिलेगा, 7th पोजीशन हमारी दुनिया के अंदर आ जाती है। ओके, देयर हैज़ बीन अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट, हम कुछ शिफ्ट भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा फ्रॉम ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स लाइक टी, शुगर, मोलेसिस और ये सब टूवर्ड्स द मोर वैल्यूएबल एडेड आइटम्स। तो हम नए जो जिनकी वैल्यू ज़्यादा है उनकी तरफ ज़्यादा उनको ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कैंड फ्रूट हैं, जूस है, आपको मिलेगा वेजिटेबल्स हैं, मीट है, फिश है, इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास और नए नए यहाँ पर कंट्रीज़ जुड़ रहे हैं, जैसे जापान, चाइना, ईरान, यहाँ नए नए कंट्रीज़ में भी हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं। ओके, ये याद रखिएगा। फिर अगर आप देखें तो ये आपको मिलेगा एक्सपोर्ट का ग्राफ जो कि ज़्यादा है, आपको रेड कलर का मिलेगा इंपोर्ट का ग्राफ जो कि कम है। और जब एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है तो आपको एग्री ट्रेड बैलेंस जो है वो आपको मिलेगा इन द फेवर ऑफ एक्सपोर्ट, और हम कहेंगे अपने आप को नेट एक्सपोर्टर कंट्री इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, ये चीज़ रखनी है आपको याद। उसके बाद इतना बड़ा सिस्टम है, सब मल्टीफोल्ड एक्सपेंशन, इतने सारे काम किए, उसके बाद भी अगर आप देखें तो दुनिया के एग्रीकल्चर ट्रेड में इंडिया का हिस्सा सिर्फ 2.5% है। ओके, दुनिया के एग्रीकल्चर ट्रेड में जो हमारा हिस्सा है वो 2.5% है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसका मतलब ये है, कंसिडरिंग द डाइवर्स एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स इन द कंट्री देयर इज़ अ ह्यूज स्कोप ऑफ एनहेंस इट्स एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट। तो हमें अपने जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है उनको और बूस्ट करना पड़ेगा। ये जो 2.5% हम यहाँ पर शेयर कर रहे हैं इसको बढ़ाना पड़ेगा। और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर लॉन्च किया है, जिस इज कॉल्ड MIDH। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 1 अप्रैल 2014 को लॉन्च की गई थी। हॉर्टिकल्चर सेक्टर का होलिस्टिक ग्रोथ करने के लिए लॉन्च की गई थी। फाइनेंशियल, टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी स्टेट गवर्नमेंट्स को कि वो डेवलपमेंट करें हॉर्टिकल्चर सेक्टर का। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट, रबर, क्रॉप्स, मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, एरोमेटिक प्लांट्स, इन सब का यहाँ पर आपको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब आपकी जो पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर तैयार की जा रही हैं पेरिसेबल कार्गोज़ के लिए बाय द एपीडा, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल करके। और एक तो ये सब पॉइंट्स है, थोड़े से याद रखिए। उसके बाद अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और अगला आर्टिकल आपको मिलेगा एग्री फाइनेंस के ऊपर। एग्रीकल्चर फाइनेंस को यहाँ पर बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है, बायबल एग्रीकल्चर फाइनेंस। ओके, तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं। आप यहाँ पर देखें तो एग्रीकल्चर इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयमेंट है, लाइवलीहुड बहुत सारे लोगों को मिलता है। आप देखिए कि ILO के हिसाब से 44% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर के अंदर जुड़ी हुई है। GVA में हिस्सा आपको मिल जाएगा 19% था 2000 ऑन एन एवरेज अगर यहाँ पर निकालें 2000 से लेकर के 2020-21 तक, तो 19% का यहाँ पर एवरेज नज़र आता है विद द एनुअल ग्रोथ 3.3%। तो ये सब फैक्ट हैं, बार बार आते रहते हैं, इनको याद रखना। ओके, ये भी मैंने आपको बताया कि इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो है वो 4 एक्टिविटीज़ के अंदर कवर है, क्रॉप, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज़। ठीक है, ये मैंने अभी आपको गिनवाए चारों के चारों सेक्टर्स। और अभी मैंने ये भी बताया कि आपका जो शिफ्ट है वो आपका ज़्यादा बढ़ रहा है लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स की तरफ कंपेयर टू द क्रॉप प्रोडक्ट्स की तरफ। ओके, उसके बाद आपको मिलेगा ग्रीन रेवोल्यूशन सीरियल प्रोडक्शन के लिए लाए, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क प्रोडक्शन के लिए लाए, और जीन रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन के लिए है, ब्लू रेवोल्यूशन आपका फिशरीज़ प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर लॉन्च किया गया। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंसी हासिल की। साथ ही जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ हैं लाइक राइस, मेरीन प्रोडक्ट्स, कॉटन, सभी के अंदर हम नेट एक्सपोर्टर्स भी यहाँ पर बने। ओके, लेकिन एक बात है कि इंडिया जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं वो 86% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं।
86% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और उनको यहाँ पर सिंपल सी बात है कि दे कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एंड एलाइड आउटपुट। तो एग्रीकल्चर एंड एलाइड आउटपुट का 50% भी कंट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद कुछ स्ट्रक्चरल चैलेंजेस रह जाते हैं, यूनिक चैलेंजेस रह जाते हैं जो कि मॉडर्न इनपुट टेक्नोलॉजी फाइनेंशियली रिन्यूएबल मार्केट पर एक्सेस को रोक रहे हैं। कौन कौन से चैलेंजेस हैं उनको यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट एज अ बल्बर्क ऑफ एनहेंसिंग डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग मतलब कि देखिए, आप किसान लोन लेने के लिए जाएगा, उसको पैसा मिले, ठीक है, उसको कहा जाएगा एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग, तभी तो उसकी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा उसको कुछ। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन सपोर्टिंग बोथ ऑन एंड ऑफ फार्म एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ बिजनेसेस। अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यहाँ पर उसको अवेलेबल हो, इसके लिए हमें यहाँ पर काम करना है ताकि गुड क्रॉप साइकिल और क्वालिटी इंप्रूव हो सके अच्छी तरीके से, मतलब किसान संतुष्ट रहे कि भाई हाँ अच्छा प्रोडक्शन हुआ है तो मैं बैंक का लोन भी यहाँ पर चुका दूंगा। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एग्रीकल्चर सेक्टर जिसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस यहाँ पर हैं, और उसके अंदर एक खास चैलेंजेस आपको मिलेगा फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लोन नहीं प्रोवाइड कराते हैं। टू कोर फीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, लोन का चक्कर ये है कि एक तो बंदा लेने जाएगा उसको कहेंगे डिमांड साइड, एक जो बंदा सप्लाई करेगा बैंक वगैरह उसको कहेंगे सप्लाई साइड। तो सप्लाई साइड पर देखें तो पहले से ही एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स वगैरह काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं बैंक्स के अंदर। तो बैंक को ये आपका डर लगा रहता है, सिस्टमेटिक रिस्क लगा रहता है कि मैं एग्रीकल्चर के लिए लोन दूंगा तो ये किसान चुका नहीं पाएगा और मेरी जो एनपीए की शीट है या फिर मेरी बैलेंस शीट है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। ओके, दूसरी साइड डिमांड साइड, किसान भी बैंक में जाने से डरते हैं क्योंकि अलग अलग चैलेंजेस आपको देखने के लिए मिलेंगे कि मैं चुका पाऊंगा नहीं चुका पाऊंगा, भाई मेरे पास इतना वो नहीं है कि कर पाऊंगा, फसल अच्छी नहीं हुई, ख़राब हो गई, डर लगा रहता है। इसलिए आप देखेंगे कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की जगह पर जो किसान है वो इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन से ले लेते हैं लोन। ठीक है, ये सबसे बड़ी दिक्कत आपको नज़र में आएगी। इंडिया के अंदर किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट पॉलिसीज़ इवॉल्व हुई उसको थोड़ा सा डिस्कस यहाँ पर करते हैं। ओके, तो इंडिया के अंदर जो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट इनिशिएटिव्स हैं वो 20th सेंचुरी से यहाँ पर चलते हुए आ रहे हैं और आपको यहाँ पर मिलेगा टू शॉर्ट द एस्टेब्लिशन स्ट्रेंथन द क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट। ठीक है, तो क्रेडिट कोऑपरेटिव मूवमेंट से ये सब चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई। ऑब्जेक्टिव आपको मिला कि इसका ये जो मूवमेंट था इसका बेसिक मकसद यही था कि जो एग्रीकल्चर क्षेत्र के अंदर फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट जो है वो अवेलेबल कराई जाए। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे इधर आ जाते हैं थोड़ा सा पहले, ठीक है, पहले दूसरी साइड पर चलते हैं। तो इसी के साथ अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको यहाँ पर तैयार किया गया एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट। ये आरबीआई के अंदर बनाया गया था और आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर इन चीज़ों को बनाया गया था। कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर को रिफाइनेंस करने के लिए इसको बनाया गया था। और अगर आप देखें उसके बाद यहाँ पर तैयार हुआ ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी, जो कि 1951 से 54 के बीच में यहाँ पर बनी। किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क उसकी फाउंडेशन यहाँ पर रखी गई। और उसके बाद आप देखेंगे नेशनलाइजेशन किया गया कमर्शियल बैंक्स का इन द 1969, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए गए इन द 1991, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए केसीसी इन द 1998, याद रखना इन सब चीज़ों को। और फॉलोड बाय द डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इन 2004, ये भी यहाँ पर लॉन्च किए गए ताकि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल बेस रूरल एरिया के अंदर यहाँ पर बन सके। उसके ऊपर यहाँ पर सारा काम किया गया। उसके बाद देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट यहाँ पर आपका प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर भी दिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट आपका ये है कि ये कंसेप्ट आपका 1974 के अंदर लॉन्च किया गया था। और जो प्रायोरिटी सेक्टर है मतलब एमएसएमई वगैरह हैं, कुछ स्टार्टअप्स वगैरह हैं, छोटे किसान हैं, उनको आपको प्रायोरिटी पर लोन देना है। और यहाँ पर जो आरआरबीज तैयार किए गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स यहाँ पर तैयार किए गए, उनसे कहा गया आप जितना भी लोन देते हो उसका 75% जो लोन है वो एग्रीकल्चर फार्मर्स की मीट के लिए जाना चाहिए। और यहाँ पर हमने साथ साथ देखें तो बाकी के जो बैंक बचे कमर्शियल बैंक्स वगैरह आरआरबीज को छोड़ करके, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को छोड़ करके, उनसे कहा गया कि अपने जो 40% लोन हैं वो आपको प्रायोरिटी सेक्टर्स को देने हैं। और इन 40% लोन में से एग्रीकल्चर का जो हिस्सा था वो 18% लोन था। और एग्रीकल्चर के 18% लोन के अंदर से भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि 8% जो है वो आपको स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को ही देना है। ठीक है, तो इस तरीके के सब टारगेट्स यहाँ पर दिए गए थे। अब ये जो सब टारगेट हैं ये रिवाइज़ किए गए 2020-21 के दौरान। और ये जो 8% हिस्सा है कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाना चाहिए, इसको बढ़ा करके हमने 10% कर दिया है। तो अब सिंपल सी बात है कि 8 से 10% यानी 2% ज़्यादा लोन एवेबिलिटी यहाँ पर किसानों के लिए बढ़ गई, जिससे उन्हें
क्रेडिट की जो परेशानी है वो यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेलेबल होगा। तो ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट है। इकोनॉमी में कभी और ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल आपको इतना ही यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। ऑलराइट, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान में रखिए कि इस तरीके से काम होगा। ऑलराइट, तो ये सब आप यहाँ पर देखेंगे कि 40% जो है वो तो रखा ही गया है पीएसएल के अंदर, लेकिन जो आपका सब कैटेगरी थी कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को 8% की जगह 10% यहाँ पर बढ़ा देने के लिए बात की गई है। ऑलराइट, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद ये सब जो चेंजेस यहाँ पर किए गए प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर, वो 4 सितंबर 2020 को किए गए आरबीआई के द्वारा, और इन्होंने स्टार्टअप फंडिंग की लिमिट भी यहाँ पर 50 करोड़ रुपीज़ के करीब यहाँ पर रख दी थी। ओके, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी है। उसके बाद नाबार्ड को यहाँ पर आपका बनाया गया ताकि सस्टेनेबल और इक्विटेबल एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट किया जा सके। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड तैयार किया गया। 1982 में ये तैयार किया गया। नाबार्ड ने 1992 के अंदर एक मॉडल दिया अपना, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मॉडल, ताकि जो इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था कि इनफॉर्मल वर्कफोर्स जो है उसको कनेक्ट करना है फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम के ज़रिए, ताकि उनको जो लोन है वो फॉर्मल क्रेडिट के थ्रू ही यहाँ पर अवेलेबल हो सके। और तो इसके लिए ये काम यहाँ पर किए गए। तो नाबार्ड ने ये सब काम किए हैं। रिफाइनेंसिंग सच क्रेडिट्स एंड द प्रोग्रेस मेड विद दिस इनिशिएटिव्स इज़ रिफ्लेक्टेड इन, ये सब डाटा यहाँ पर छोड़ देना। ओके, ये सब डाटा यहाँ पर इग्नोर मार देना। उसके साथ साथ आप देखें नाबार्ड के बनाने के बाद हमने किसान क्रेडिट कार्ड यहाँ पर लॉन्च किए 1998 के अंदर, ये चीज़ यहाँ पर लॉन्च की गई। और इसका जो एम था इम्पोर्टेंट है, प्रोवाइड करना है एडिक्वेट एंड टाइमली क्रेडिट सपोर्ट फॉर द बैंकिंग सिस्टम अंडर अ सिंगल विंडो। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, क्रेडिट ही अवेलेबल कराना है किसान क्रेडिट कार्ड के ज़रिए भी। और 2020 को कितने लोग जुड़ गए कितने नहीं जुड़ गए नॉट इम्पोर्टेंट। ऑलराइट, बट आप यहाँ पर देखेंगे कि इन सब के ज़रिए ये सब काम यहाँ पर हो रहे थे। लेकिन अभी भी आप यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड अवेलेबल नहीं है। तो देयर इज़ अ नीड टू टेक मेजर्स टू इम्प्रूव द पेनिट्रेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड बाय बैंक अक्रॉस द कंट्री। तो पूरी कंट्री में आपको ये सब बढ़ाने की ज़रूरत है, केसीसी का पेनिट्रेशन बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके बाद गवर्नमेंट ने बहुत सारी और स्कीम्स लॉन्च की, लाइक द इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फॉर द क्रॉप प्रोडक्शन ऑफ रिड्यूस्ड इंटरेस्ट रेट्स। तो कम इंटरेस्ट रेट पर आपको लोन अवेलेबल कराया जाएगा। सॉइल हेल्थ कार्ड हमने यहाँ पर लॉन्च किए, जो सॉइल की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ पर लॉन्च की। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में दिया गया था, 2016 में लॉन्च की गई है। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ऑलराइट, और ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी है, बाकी इसके अंदर डिटेल में नहीं जाते हैं। ऑलराइट, और इंटीग्रेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स विद द पीएम फसल बीमा योजना पोर्टल, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप भी यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। साथ ही टेक्नोलॉजी नई, लाइक द सैटेलाइट इमेजरी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब का यूज़ भी यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें इन्होंने यहाँ पर लिख दी, लेकिन इतना भी सफिशेंट है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में नोट्स से पढ़ लीजिएगा। 2016 की स्कीम है, वही आपका 1%, 2%, 5% वाले आपका ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो फाइनेंशियल इनिशिएटिव्स बाय द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ यहाँ पर बढ़ रही हैं। तो नए नए बिजनेस मॉडल्स यहाँ पर आएंगे, नए नए इंसेंटिव्स, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस यहाँ पर बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से आप देखें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स। तो लैंड रिकॉर्ड्स का डिजिटाइजेशन यहाँ पर किया जाए, उसके लिए आप देखेंगे कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड स्कीम लॉन्च की गई इन 1988-89। गोल था कि जितने भी लैंड हैं उन सब रिकॉर्ड हैं उन सब का डिजिटाइजेशन यहाँ पर किया जाए। इसी के आगे 2008 में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया गया, सेम विद सेम दिस एम। ठीक है, तो इसी एम के साथ यहाँ पर लॉन्च किया गया इस चीज़ को। आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर क्रेडिट, आउटस्टैंडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, किस तरीके से यहाँ पर जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस है जो कि क्रेडिट यहाँ पर देंगे उनका एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ। तो नेशनलाइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हमने यहाँ पर किया, फिर आरआरबीज उभर के आए, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक किया, फिर 82 में नाबार्ड यहाँ पर बना, 91 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए गए 98 के अंदर। 2004 में आप देखेंगे कि डबलिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट नाम की स्कीम्स यहाँ पर चली। इंटरेस्ट सबवेंशन 2004 में लॉन्च करना शुरू किया। फार्मर लोन वेवर जो इशू है वो यहाँ पर उभरना शुरू हुआ 2008 के अंदर। और 2014 में आप यहाँ पर देखेंगे कि स्टेट लेवल फार्मर लोन वेवर देने शुरू कर दिए पर्टिकुलर स्टेट्स ने वन। उसी के साथ आपको मिलेगा वन नेशन वन मार्केट का कंसेप्ट, जिसको कहा जाता है ई नाम पोर्टल।
तो आपको मिलेगा नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ई पोर्टल है, 2016 में लॉन्च किया गया था। एग्रीकल्चर मार्केटिंग आप यहाँ पर कर सकते हो, ईजीली एक्सेसिबल है। आप मार्केट बायर्स और सेलर यहाँ पर आ सकते हैं, ट्रांसपेरेंस ट्रांजैक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि वन नेशन वन मार्केट के कॉन्सेप्ट को बढ़ावा देती हैं। कितने लोग इससे जुड़ चुके हैं, कितने नहीं जुड़ चुके हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट। ओके, तो ऑनलाइन और ट्रांसपेरेंट बिडिंग सिस्टम यहाँ पर हो, फार्मर्स को अच्छा पैसा मिले, उसके लिए काम किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना भी लॉन्च की गई थी 2014 के अंदर। अगस्त 2014 में ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी, और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, यूनिवर्सल एक्सेस प्रोवाइड करानी है बैंकिंग फैसिलिटीज़ टू बैंकिंग फैसिलिटीज़ से यहाँ पर कहा गया कि यूनिवर्सल एक्सेस आपको हाउस होल्ड को आपको फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स यहाँ पर चलाने हैं, और क्रेडिट गारंटी फंड तैयार करना, माइक्रो इंश्योरेंस है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर पेंशन स्कीम्स है, ये सारे काम यहाँ पर करने हैं। फिर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सब काम किए गए। जनधन आधार मोबाइल जाम ट्रिनिटी यहाँ पर लॉन्च किया गया, और आपको मिलेगा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंदर बहुत सारे लोगों ने अपने खाते भी खोले हुए हैं। ओके, उसके बाद कुछ चैलेंजेस दिख जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, एग्रीकल्चर फाइनेंसेस के अंदर। तो उन चैलेंजेस को एक लाइन के अंदर मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। जो हाईलाइट किया है सिर्फ उसी को यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। नाबार्ड ने अपना यहाँ पर सर्वे किया, फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे रिपोर्ट 2016-17 लॉन्च की, और उसने यहाँ पर पता किया कि 28% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से यहाँ पर लोन ले रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी कि बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं जो कि KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड के आउटसाइड लोन ले रहे हैं। ओके, तो किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लोगे तो आपको उस पर इंटरेस्ट जो है वो कम देना पड़ेगा, या फिर जो रेट्स हैं वो कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, किसान क्रेडिट कार्ड से बाहर लोन लिए जा रहे हैं। डाइवर्जन ऑफ फंड यहाँ पर दिख रहा है, हाई इंसिडेंट ऑफ इंडेप्टेंस दिख रही है, फार्मर्स के बीच में जो कर्जे हैं वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिल रहे हैं। मिस यूटिलाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट सब्सिडीज़ भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ड्यू टू द लैक ऑफ लीगल फ्रेमवर्क फॉर लैंडलेस कल्टीवेटर, तो लैंडलेस कल्टीवेटर्स के लिए यहाँ पर कोई भी सुविधा नहीं की गई है, उनके लिए लीगल फ्रेमवर्क की बहुत ज़्यादा कमी है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा क्रेडिट का, कि बड़े फार्मर्स को दे दिया जाता है लेकिन स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को नहीं दिया जाता है। ओके, तो ओवरऑल जो आउटपुट है वो यहाँ पर अच्छा नहीं दिख रहा है। रीजनल डिस्पैरिटी मिलेगी आपको, कहीं पर ज़्यादा लोन्स दिए जा रहे हैं, कहीं पर नहीं दिए जा रहे हैं। इन एन अकाउंट ऑफ वेरिएशन क्रेडिट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ दीज रीजंस। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो क्या किया जा सकता है उसको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ये सब काम यहाँ पर किए सकते हैं। अरे भाई, जो प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर सॉर्ट आउट कर सकते हो, काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। इन द कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपको ये देखना पड़ेगा कि फंड का यूज़ किस तरीके से हो, और लोन्स की इफेक्टिव मॉनिटरिंग वो अच्छे से यहाँ पर होनी चाहिए। लोन्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू दिए जाने चाहिए, ताकि जो किसान क्रेडिट कार्ड का पेनिट्रेशन है वो भी यहाँ पर बढ़ाया जा सके। PSL प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर आपको जो लोन है वो यहाँ पर ज़रूर से बांटने हैं। आपका जो 40% का एग्रीकल्चर का हिस्सा है, प्लस 40% के अंदर जो आपका 10% का हिस्सा है, कि 10% लोन आपको सिर्फ और सिर्फ आपको स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को देने हैं, वही यहाँ पर किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इम्प्रूव ईज़ ऑफ क्रेडिट, तो आप जो क्रेडिट है उसको उसको सुविधा आसानी से प्रोवाइड करा सकते हो। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ईज़ ऑफ क्रेडिट, आपको प्रदान करानी है। ओके, 3 लाख रुपए की बेविंग कोलेटरल सिक्योरिटी, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता इन सब चीज़ों के, बट आप जस्ट ओवरव्यू यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हाँ ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि 250 वर्ड में आपको ये चीज़ें लिखनी है, सफिशिएंट हो जाती हैं। अगर हम 5वें नंबर पर देखें तो ये है कि ईजियर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड, और बैंक्स के थ्रू यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग की जा सकती है इन सब चीज़ों की। और देख सकते हो आप कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है तो उसको एनहेंस किया जा सकता है। 7वें नंबर पर आप देख सकते हो डिजिटाइजेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया जा सकता है, या फिर जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनको तेज़ी से बढ़ावा दिया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे कि एग्रेसिव एफर्ट्स लेने पड़ेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट की डिलीवरी के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोन अवेलेबल यहाँ पर कराए जाएँ। ओके, थ्रू द फॉर्मल सिस्टम ओनली। तो यही चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद मैंने आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट समझा दिया है कि इनकी मदद ली जा सकती है, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप, बैंक लिंकेजेस प्रोग्राम की चीज़ें हैं, या फिर FPO हैं, एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को बढ़ाने में काफ़ी मदद कर सकते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद आगे चलें तो आगे आपको आर्टिकल मिलेगा गांधी जी एंड सैनिटेशन के बारे में। तो 75 ईयर आज़ादी का अमृत महोत्सव हम यहाँ पर बना रहे हैं, गांधी जी और सैनिटाइजेशन के बारे में मिलेगा। स्वच्छ भारत अभियान की बातें यहाँ पर हुई हैं।
इस आर्टिकल को मैं डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। आर्टिकल ठीक है, इसके अंदर आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, थोड़ा सा सही आर्टिकल है, ठीक है। आप इसको खुद से पढ़िएगा, नीचे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक है। तो उनको वहाँ से उठाइए और इस आर्टिकल को जस्ट रीड करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप खुद से भी इस काम को करने की कोशिश यहाँ पर कीजिए। मैं आपको यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि इंडिया में किस तरीके से सैनिटेशन के जो कवरेज रहा है वो किस तरीके से रहा है। देखिए, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1% से भी कम इलाका था जो कि सैनिटेशन के कवरेज में आता था। फिर इलेक्शंस हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन, सैटेलाइट्स जब यहाँ पर बनने शुरू हुए, इन सब के साथ साथ हमने बहुत सारे काम किए। तो उसी के साथ देखें आज जो कवरेज यहाँ पर खड़ा हुआ है 2014 के अंदर, स्वच्छ भारत अभियान जब लॉन्च किया था 39% स्वच्छता कवरेज था, सैनिटेशन कवरेज, जो कि 2019 में लगभग हमने बढ़ा करके 95 to 100% यहाँ पर कर दिया है। ओके, सब याद रखिएगा, ठीक है। तो इस आर्टिकल को यहाँ से पढ़ने की कोशिश कीजिए। जस्ट कुछ भी इसमें समझने वाला नहीं है ज़्यादा, जो भी समझने वाली चीज़ें हैं वो एग्रीकल्चर के अंदर थी, उनको मैं समझा रहा हूँ। तो स्वच्छ भारत मिशन के ऊपर है, 2019 में 5 साल कंप्लीट हो गए स्वच्छ भारत मिशन को। 2 अक्टूबर 2019 को फेज़ 2 लॉन्च किया है। ये सब मैंने पहले भी पढ़ा है वैसे तो, बट आप यहाँ से खुद से भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, PDF को नीचे से डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, और आगे चलने के साथ साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि जो एग्रीकल्चर टूरिज़्म है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको कैसे यहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म का जो आइडिया है वो ये है कि आप ध्यान रखिए इस चीज़ को कि जो अर्बन सेंटर के अंदर लोग रहते हैं उनको नहीं पता होता कि रूरल एरिया में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो रूरल एरिया में गेहूँ कैसे उगता है, बुलक कार्ट भी होती है, अभी चल रहे हैं, ठीक है, हल क्या होता है, खेत कैसे बनाए जाते हैं, ये सब चीज़ें उनको नहीं पता। तो वो अर्बन एरिया के अंदर आएँ और इन सब चीज़ों को जानें, नए नए प्रोडक्ट्स खरीदें, उनको कुछ पता चले, उसको कहा जाता है एग्री टूरिज़्म, नॉट मोर देन डैट। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रीकल्चर टूरिज़्म आर टू समटाइम्स फॉर द टूरिस्ट, कि वो वहाँ की सिचुएशंस को देखें, वहाँ पर थोड़ा बहुत अपना जो वर्क है वो यहाँ पर करें, कि हल चलाने का मन कर रहा है आपका तो आप चलाएं, कुछ परचेज़ करें, ठीक है। तो कुछ परचेज़ भी आपको यहाँ पर करना है। तो ये 3 जो बेसिक प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती हैं कि कैसे प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन के बाद फार्मर्स क्या करते हैं, प्रोसेसिंग एक्टिविटीज़ किस तरीके से होती हैं, ये सब पार्ट बन जाते हैं एग्रीकल्चर टूरिज़्म हिस्से का, ठीक है। तो इसके 2 पर्पज़ आपको समझ में आए। पहला पर्पज़ ये है कि जो टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे उनको लोकल सिचुएशन, लोकल प्रैक्टिसेस के बारे में ज्ञान मिलेगा, उनको एजुकेटिंग मिलेगी कि किस तरीके से फार्मर्स यहाँ पर जो है वो आपका फूड यहाँ पर उगाते हैं। दूसरी चीज़ आपको मिलेगी कि फार्मर्स के भी यहाँ पर मज़े आ जाएंगे, क्योंकि उसे सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन यहाँ पर मिलेगा। अब जब टूरिस्ट आएंगे तो वो कुछ खरीदारी तो करेंगे ही करेंगे, तो आप उनको ज़्यादा दाम में भी चीज़ें बेच सकते हो। ओके, ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो द टर्म एग्री टूरिज़्म, ये आपका, इसको एग्रो टूरिज़्म भी कहा जाता है, इसको फार्म टूरिज़्म भी कहा जाता है, एग्रीकल्चर टूरिज़्म भी कहा जाता है, एग्री एंटरटेनमेंट भी कहा जाता है, एग्रीटेनमेंट इसको यहाँ पर शॉर्ट भाषा में लिखा जाता है। तो एज अ पार्ट ऑफ रूरल टूरिज़्म का ये पार्ट है। रूरल टूरिज़्म के अंदर बहुत सारे टूरिज़्म और आ जाते हैं, जैसे कि रूरल टूरिज़्म है, इको टूरिज़्म है, हेल्थ टूरिज़्म है, एडवेंचर टूरिज़्म है, ऐसे ही आपको एग्री टूरिज़्म मिलेगा। मैंने बताया एग्रीकल्चर टूरिज़्म के अंदर आपके 3 पिलर आ जाते हैं, सी, डू एंड परचेज। उसी के साथ आप देखेंगे फार्मर रिक्रिएशन, फार्मर स्टे एंड मार्केटिंग ऑफ लोकल फार्म प्रोड्यूस। ओके, तो मार्केटिंग का मतलब हो गया परचेज, फार्म स्टे का मतलब हो गया सी और डू, और आपको समझ में आएगा कि फार्म रिक्रिएशन का मतलब सी और डू के अंदर ही आ जाता है। ओके, इन सब चीज़ों के अंदर किस तरीके से रिच जो हेरिटेज है रूरल इंडिया की वो बरकरार है, आर्टिफैक्ट्स कैसे हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स यहाँ पर आपको पता लगेंगे, रिसोर्सेज के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, एग्रीकल्चर टूरिज्म आपको ये सब चीज़ें बताता है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? यस, इम्पोर्टेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर का इंडिया की जीडीपी में अच्छा खासा हिस्सा है। ओके, और इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन भी है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर टूरिज़्म ये इंक्रीज़ कर सकता है द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल जीडीपी। तो नेशनल जीडीपी में एग्री टूरिज़्म एग्रीकल्चर का शेयर इंक्रीज़ कर सकता है, देयर बाय प्रोवाइडिंग एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, फार्मर्स को एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम प्रोवाइड हो जाएंगे। दिस बिकम फर्दर क्रूशल बिकॉज ओवर 90 मिलियन फार्मर्स कवरिंग 6 लाख विलेजेस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फीडिंग अवर एंटायर नेशन एंड दस हैव बीन द मोस्ट अर्जेंट नीड्स टू द इनकम डाइवर्शन। तो उनकी इनकम यहाँ पर जनरेट होगी, इनकम का डाइवर्सिफिकेशन होगा। क्यों? मान लीजिए कि यहाँ पर आप एग्री टूरिज्म कर रहे हो और दूसरी तरफ आपने अपनी फसल भी उगाई हुई है, मान लीजिए फसल किसी वजह से यहाँ पर ख़राब हो गई है, तो आपको यहाँ पर टूरिज्म के ज़रिए पैसा आ सकता है, जिससे कॉल्ड इनकम डाइवर्सिफिकेशन। ओके,
ये चीज़ आपको याद रखना है। तो अनसर्टेनिटी अगर फार्मिंग के अंदर आती है तो एग्री टूरिज़्म आपसे उसको बचा सकता है। और एग्री एंटरप्रेन्योरशिप है, एग्री बिजनेसेस हैं, ये एडिशनल इनकम जनरेशन में काम आ सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बहुत तेज़ी से यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, सिंपल सी बात है। दूसरा आप देखेंगे कि फार्मर्स की जो इनकम है या फिर फार्मिंग एक्टिविटीज़ है या फिर एग्री बिजनेसेस है, उनका डाइवर्सिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पर देखेंगे कि बेटर फाइनेंशियली जो है वो किसान यहाँ पर अवेलेबल हो पाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर टूरिज्म ब्रिंग्स टुगेदर एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म ऑल टुगेदर। तो एग्रीकल्चर प्लस टूरिज्म दोनों चीज़ें यहाँ पर बढ़ती हैं। टूरिज्म के जरिए अच्छा खासा अमाउंट जनरेट करता है इंडिया, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको देखनी है। प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बोथ, दोनों के लिए यहाँ पर फ़ायदा होगा, किसान के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी, दोनों के लिए बेटर फाइनेंशियली ये चीज़ रहेगी। ओके, क्योंकि उसको टूरिस्ट को पैसा खर्च करके बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, लेकिन फार्मर्स को यहाँ पर पैसा मिलेगा। ओके, तीसरी चीज़ आपको मिलेगी कि फार्म जो प्रोड्यूस आप उगा रहे हो अलग तरीके का, कोई सेब उगा रहे हो, कोई आम उगा रहे हो, उसकी डायरेक्ट मार्केटिंग हो जाएगी, लोग बाग खरीद करके आपसे लेकर के जाएंगे, तो सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ इनकम आपको प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, तो टूरिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है इन द फार्मिंग एक्टिविटीज़, वो फार्म में रहता है, वो नेचर को एंजॉय करता है, एज वेल एज वो वहाँ के जो लोकल फूड हैं फेयर्स को विजिट करता है। ओके, परचेज़ करता है फार्म प्रोड्यूस को और लोकली प्रोड्यूस हैंडीक्राफ्ट्स को परचेज़ करता है, जिससे आप देखेंगे कि जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बढ़ावा मिलता है और नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर बढ़ती हैं। ये आपको मिलेगा इसका इंपॉर्टेंस। इंडिया के अंदर प्रोग्रेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो टूरिज्म सेक्टर इंडिया के अंदर 37 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 2011 की सेंसस के हिसाब से लगभग 69% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो विलेजेस के अंदर रहती है और 62% ऑफ दैट पॉपुलेशन वो एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व है। तो अब ये सब काम यहाँ पर है, तो इसका मतलब है कि टूरिज्म सेक्टर को यहाँ पर और ज़्यादा हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। इकोलॉजिकल ब्यूटी है, वाटर बॉडीज़ हैं, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट हैं, जो कि रूरल एरियाज़ के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं, वो सब काम हमें यहाँ पर करने हैं। ये सब जो काम है यानी कि एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ाने का, ये 10th 5 ईयर प्लान के अंदर डिस्कस किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, ठीक है। तो 10वें 5 ईयर प्लान से ये सब चीज़ें यहाँ पर चलती हुई आ रही हैं और इसके अंदर 103 प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर लॉन्च किए थे और उसके साथ साथ 69 प्रोजेक्ट 11वें 5 ईयर प्लान में भी हमने यहाँ पर लॉन्च किए हैं। 770 करोड़ रुपए का राजस्थान केरल के अंदर हमने इस तरीके का मॉडल जो है वो लॉन्च किया था। लेटर ऑन महाराष्ट्र भी हमारा जो है इसके अंदर जुड़ा एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। एग्रीकल्चर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यहाँ पर तैयार किए गए 2004 के अंदर कि एग्रीकल्चर टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो लॉन्च्ड एग्री टूरिज्म एज ए पायलट प्रोजेक्ट आपको देखने को मिलेगा पुणे के अंदर। इस प्रोजेक्ट को यहाँ पर पायलट बेसिस पर लॉन्च किया गया 2005 के अंदर। उसके बाद इसको अलग अलग जगहों पर भी और भी जगह पर लॉन्च किया गया। ओके, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र टूरिज़्म पॉलिसी 2016 लॉन्च की कि एग्री टूरिज़्म को यहाँ पर बढ़ाएंगे और ये इन्होंने यहाँ पर कंपलसरी कर दिया कि 5th to 10th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे हैं उनको एजुकेशनल टूर लेना होगा एग्रीकल्चर टूरिज़्म सेंटर्स पर, ठीक है। तो एग्रीकल्चर टूर आपको लेना पड़ेगा, ये इन्होंने मैंडेटरी कर दिया कक्षा 5 से 10 तक के बच्चों के लिए। ऐसे ही महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी महाभ्रमण स्कीम, ठीक है। तो महाभ्रमण स्कीम आपको देखने के लिए मिलेगी। टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और स्मॉल फार्मर्स महाराष्ट्र ने इन सब के साथ मिलकर के इस स्कीम को लॉन्च यहाँ पर किया है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना ताकि कोई ऐसे आ गया, कोई आपका लिखने के लिए आ गया तो लिख पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको देखनी है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। उसके साथ साथ अगर आप देखें कैटल फेयर्स वहाँ पर होते हैं। ये तो चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी कि कैटल फेयर वगैरह में हिस्सा लेते हैं, या फिर आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम्पल इन द फॉर्म ऑफ मोन्टाना ब्यूटी एंड एनुअल फ्लावर फेस्टिवल ऑफ सिक्किम टाइप की चीज़ें। स्पाइस गार्डन ऑफ टूर्स इन केरला, उनका टूर ले सकते हो आप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एग्री टूरिज्म ओनली। ओके, आपको मिलेगा तमिलनाडु के अंदर बहुत सारे ऐसे जो हैं वो रूरल प्लेसेस है जहाँ पर आप टूरिज्म का लुफ्त उठा सकते हो। इन इंडिया एग्री टूरिज्म इज पेनिट्रेटिंग स्लोली एंड टू अदर इंडियन स्टेट्स लाइक केरल, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, विच मार्क द ग्रोथ ऑफ अनदर न्यू इंडस्ट्रीज इन द एग्रीकल्चर स्टेट्स इन इंडिया। ओके, तो इन सब राज्यों में एग्रीकल्चर टूरिज्म बहुत तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रहा है। और याद रखिए इतना सब जितने जितने पॉइंट्स यहाँ पर गिनाए उनको तो याद रखिएगा। ओके, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर याद रखिएगा। 10 एग्रीकल्चर टूरिज्म कैन प्रोवाइड एडिशनल इनकम थ्रू सेवरल फॉर्म्स।
ओके तो हमने यहाँ पर कंसेप्ट देखा, हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंस देखा, हमने देखा कि किस तरीके से प्रोग्रेस हुई एग्री टूरिज़्म की इंडिया के अंदर। और कुल मिलाकर के आपको ये पता होना चाहिए कि एग्री टूरिज़्म के ज़रिए जो है हम एडिशनल इनकम जो है फार्मर्स को वो यहाँ पर दे सकते हैं इन सेवरल फॉर्म्स। अलग अलग तरीके से इनकम यहाँ पर बढ़ाई जा सकती है। जैसे सिंपल सी बात है, टूरिस्ट आएंगे, सामान खरीदेंगे, मार्केट बढ़ेगा, फार्मर का इनकम बढ़ेगी, फार्म प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, ठीक है, पिकिंग अप ऑन प्रोडक्ट्स, टूरिस्ट वहाँ पर आएंगे, हार्वेस्ट करेंगे, खुद के प्रोडक्ट यहाँ पर बढ़ाएंगे। ओके, लोकल फूड है उसके ज़रिए हो सकती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर के ज़रिए जो किसान उनको चीज़ें प्रोवाइड करेगा उससे इनकम बढ़ेगी। ओके, और भी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, रूरल लाइफ को एक्सपीरियंस करेगा, लोकल टूर्स लेगा तो वो बुलक कार्ट वगैरह पर बैठ कर जब टूरिस्ट जाएगा तो वहाँ से भी इनकम के सोर्स यहाँ पर अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि एग्री टूरिज़्म के बेनिफिट क्या हो सकते हैं। तो भैया एग्री टूरिज़्म के बेनिफिट वही होंगे जो कि आपको एग्री टूरिज़्म के इंपॉर्टेंस यहाँ पर मैंने बताया है। भाई क्या होगा, सप्लीमेंट इनकम फार्मर के लिए यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। जो अर्बन टूरिज़्म के लिए यहाँ पर आया है उसको अपना जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, उसे अपना फ़ायदा यहाँ पर होगा। हेल्थ कॉन्शियस तरीके की चीज़ें उसको देखने के लिए मिलेगी। ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, एक बार इंपॉर्टेंस वाला आपने पढ़ लिया, छोड़ दीजिएगा, सफिशिएंट है। क्योंकि अगर आया भी तो 250 वर्ड का ऐसे यहाँ पर आ पाएगा, ठीक है, हार्डली, ठीक है। और उसमें भी आप इतना सब पढ़ लिया है जो कि सफिशिएंट है। 10th फाइनेंशियल जो 10th 5 ईयर प्लान था वहाँ से ये सब चीज़ें शुरू हुई, ये सब भी लिखोगे तो अपने आप पेपर भर जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बट कुछ चैलेंजेस यहाँ पर हैं। अब बताइए कौन से रूरल फार्मर के पास इतना टाइम रखा हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, कौन से अर्बन के पास ही टाइम रखा हुआ है, वो सोचते हैं कि कहीं पहाड़ों वहाड़ों पर जाएंगे, क्यों रूरल एरिया के अंदर जाएं, ठीक है। तो ये सब कुछ चैलेंजेस भी आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द एग्री टूरिज्म फेस सर्टेन चैलेंजेस लाइक द अट्रैक्शन, एकोमोडेशन, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, फूड अरेंजमेंट्स, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी आ जाता है, मेडिकल फैसिलिटीज़ एट रिस्क और लायबिलिटीज़ इन केस ऑफ एक्सीडेंट। ये सब चीज़ें आपकी किसान के ऊपर कुछ चीज़ें निर्भर करती हैं, कुछ चीज़ें आपकी टूरिस्ट के ऊपर निर्भर करती हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाती हैं। ओके, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा, मतलब रूरल इंडिया के अंदर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गंदगी गंदगी भरी पड़ी है, ठीक है, सड़कों पर, तो फिर टूरिस्ट क्यों आएगा वहाँ पर। तो अट्रैक्शन वहाँ पर होना चाहिए। मेडिकल फैसिलिटीज़ आपके होनी चाहिए, कुछ चोट वोट लग जाए टूरिस्ट के तो ये सब आप यहाँ पर कर सको। ओके, तो इसी के चलते आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करने पड़ेंगे, कंटिन्यूस एफर्ट करने पड़ेंगे, लैंड का डेवलपमेंट करना पड़ेगा, डेवलपिंग अकोमोडेशंस करना पड़ेगा, एंटरप्राइजेस को और ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, ये सब काम आप देखिए। दूसरी चीज़, आपको एक चैलेंजेस और मिलेंगे कि फार्मर्स को जो है नॉलेज नहीं है इन चीज़ों के बारे में, लैक दिखेगी, लैक ऑफ ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यहाँ पर दिखेगा। ओके, ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। एब्सेंस ऑफ गुड प्लानिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, कि भाई ये एग्री टूरिज्म होता क्या है, किस तरीके से मदद कर सकता है, इसके ऊपर भी आपको कमियां देखने के लिए मिलेंगी। ओके, बट एक एंटरप्रेन्योरशिप अगर यहाँ पर चाहे तो स्टार्टअप वगैरह कुछ शुरू करके यहाँ पर आपका एंटरप्रेन्योरशिप का काम करके इन चीज़ों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये आइडियाज़ है, कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो ये सब कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रमोशन की स्ट्रेटजीज़ देख सकते हैं। प्रमोशन की स्ट्रेटजीज़ के अंदर कुछ खास नहीं है, जैसे कि डिस्कस कर लिया गया है कि जो एग्री टूरिज्म इंडस्ट्री अगर आपको बढ़ानी है तो गवर्नमेंट को अपनी सपोर्टिव पॉलिसीज़ यहाँ पर लानी पड़ेगी, एजुकेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ानी पड़ेगी फार्मर्स की, एंटरप्रेन्योर्स की स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा, फार्मर कोऑपरेटिव्स यहाँ पर तैयार करने पड़ेंगे, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ओके, फार्मर्स को ट्रेनिंग करना पड़ेगा कि वो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करें, मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि गुजरात आइए टाइप की चीज़ें, ठीक है, इस टाइप की। रिस्क मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को यहाँ पर सॉर्ट आउट करना होगा, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, सेटिंग अप ऑफ लोकेशन स्पेसिफिक सस्टेनेबल एग्री टूरिज्म मॉडल। आप बताइए क्या इन सबको पढ़ के आप सिर्फ 200 वर्ड का ऐसे नहीं लिख सकते भाई, इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी दी गई हैं, ये सब चीज़ें खुद भी बना सकते हो कि रूरल इंडिया के अंदर क्या चुनौतियाँ हैं वही रहने वाली हैं। तो करा क्या जाए भाई, वही करा जाए, जो प्रॉब्लम है वही तो करा जाएगा, ठीक है। ये सब स्ट्रेटजीज यहाँ पर हैं, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, बाकी चीज़ों को स्किप कर देना। आगे चलते हैं और अगले आर्टिकल की तरफ, किस तरीके से एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंटरप्राइजेस को बढ़ाया जा सकता है, स्केलिंग अप की जा सकती है, उसके ऊपर यहाँ पर देखते हैं। तो एग्रीकल्चर स्टार्टअप हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज हैं, वो सपोर्ट करते हैं एग्रीकल्चर वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ को, नई नई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको यहाँ पर डिलीवर करते हैं, प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको यहाँ पर तैयार करते हैं। इन द लास्ट फ्यू ईयर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा एक कल्चरल शिफ्ट टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर स्टार्टअप एंड एंटरप्राइजेज। इस क्षेत्र के अंदर आपको लगातार वृद्धि देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। सरकार अपनी तरफ से पूरी मदद कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर शुरू की गई हैं, जैसे एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन कंपोनेंट ऑफ द रफ्तार स्कीम, अभी बताऊंगा क्या होती है। ओके, सब दिया गया है इसके अंदर।
ओके, डीबीटी, डीएसटी, नाबार्ड, नीति आयोग, ये सब यहाँ पर आपकी फंडिंग को सपोर्ट भी कर रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स बढ़ाए जाएं, इसके लिए खास मदद हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट के लिए आपको मिलेगा कि एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री भी काफ़ी मदद कर रही है। फिर फिशरीज़ में आप मत्स्य संपदा योजना को ले सकते हो, जो अभी अभी पढ़ाई। फूड प्रोसेसिंग के अंदर आप किसान संपदा योजना को ले सकते हो, 6,000 रुपये, ठीक है। ये सब चीज़ें अभी डिस्कस की जाएंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग भी यहाँ पर वर्क कर रही है कि माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को यहाँ पर बढ़ाया जाए। राइट, तो इस तरीके के काम यहाँ पर हो रहे हैं। अब ये कुछ सर्टेन स्कीम्स यहाँ पर दी गई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया स्कीम दी गई है। इसके बारे में बताया गया है कि 15 अगस्त 2015 को ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी। और यहाँ पर आप देखिए, इसका जो फोकस था वो 3 एरियाज़ पर था। पहला था सिंप्लीफिकेशन एंड हैंड होल्डिंग, दूसरा था सपोर्ट फंडिंग, सपोर्ट एंड इंसेंटिव्स, और तीसरा था इंडस्ट्री एकेडमिक पार्टनरशिप एंड इंक्यूबेशन, ठीक है। तो ये सारे काम आप कर रहे थे, और ये स्कीम आपकी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड, DPIIT के अंदर ये स्कीम्स यहाँ पर चलाई गई थी। जो जितने भी नए स्टार्टअप यहाँ पर खुलेंगे, उन सभी स्टार्टअप को DPIIT के अंदर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ओके, तो रजिस्ट्रेशन है, वो सारे काम, लैंड परमिशन, ये आपको वहाँ पर लेनी पड़ेगी। 2015-16 की अगर हम बात करें, 200 स्टार्टअप यहाँ पर रजिस्टर थे रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर ओनली। और यहाँ पर आप देखें, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर के स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर के 14,000 हो गई है। तो ये दिखाता है कि कितने सक्सेसफुल तरीके से आपने यहाँ पर काम किया है। ओके, तो बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए। जैसे आपको मिलेगा कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, रेम्यूनरेटिव अप्रोच फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, एलाइड सेक्टर रेजुविनेशन, दैट इज़ RKVY रफ्तार स्कीम, 2018 में लॉन्च की गई थी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने स्कीम लॉन्च की थी। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर ये डिपार्टमेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर ये डिपार्टमेंट है, और ये स्कीम इन्होंने यहाँ पर शुरू की गई थी। स्कीम का नाम लिखा हुआ है। इसके अंदर एक खास कंपोनेंट है जिसका नाम है इनोवेशन एंड एग्री एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, और इसके ज़रिए सिंपल सी बात यह है कि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, इंक्यूबेशन इकोसिस्टम इंडिया के अंदर क्रिएट करेंगे। एम यहाँ पर सीधे सीधे लिखा हुआ है कि स्टार्टअप्स इन एग्रीकल्चर, उनको एनकरेज करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फार्मर्स की जो इनकम है उनको यहाँ पर एनहेंस भी करना है। ओके, और यूथ को नई अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है। ओके, तो अब आपने यहाँ पर देखा कि इंक्यूबेशन इकोसिस्टम भी क्रिएट करना है। इंक्यूबेशन इकोसिस्टम कुछ नहीं है, बेसिकली आप देखिए कि फार्मर्स को जो है वो एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स वगैरह से मिलवाया जाएगा, और एक मीटिंग टाइप की यहाँ पर होगी, जिसमें कि एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स ये बताएंगे कि हमने आपके लिए कौन कौन सी नई नई तकनीकें यहाँ पर बनाई हैं, और फार्मर बताएगा कि क्या क्या चुनौतियाँ हमें यहाँ पर आती हैं, तो स्टार्टअप उसी दिशा में मदद कर सकते हैं। तो ऐसे 24 एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए अलग अलग जगह पर। ओके, बहुत सारी आपकी एजेंसीज़ हैं, उनके साथ मिलकर के, नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन द एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन ये बनाए गए हैं। ओके, ये सब आपको इतना याद रखना है। ओके, तो द प्रोग्राम, जो कि आपका ये रफ्तार प्रोग्राम है, इसके अंदर 2 तरीके के सपोर्ट यहाँ पर दिए जाएंगे। पहला होगा इन द आइडिएशन स्टेज, और दूसरा होगा इन द स्केल अप स्टेज। जब आपका आइडिया आया तब आपका आइडिएशन स्टेज होगा, जब आप ग्रोथ कर रहे होगे तब आपको मिलेगा स्केल अप स्टेज। ओके, तो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप ओरिएंटेशन प्रोग्राम ये आपको दिया जाएगा इन द आइडिएशन स्टेज। जब आप शुरुआत हो या फिर आपका आइडिया हो, तब आपको कुछ रुपए यहाँ पर दिए जाएंगे ताकि ट्रेनिंग वगैरह आपकी यहाँ पर हो सके, इंटर्नशिप, मेंटरिंग सपोर्ट आपको दिया जा सके आपके आइडिया को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आइडिया को बूस्ट करने के लिए काम किया जाएगा। दूसरी चीज़, स्टार्टअप एग्रीकल्चर इंक्यूबेशन प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा इन द लेटर स्टेज लाइक द स्केल अप स्टेज, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर ग्रोथ कर रहे होगे, स्केल अप स्टेज में होगे, तब आपको और ज़्यादा ग्रांट्स इन एड यहाँ पर दी जाएगी। आप देखिए, जब आइडिएशन स्टेज में हो तब आपको 10,000 और ये 5 लाख रुपये पर स्टार्टअप यहाँ पर ग्रांट इन एड है, लेकिन अभी यहाँ पर ये 25 लाख हो गई है, क्योंकि आपने ग्रोथ पकड़ ली है। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, यहाँ पर याद रखो। ऑलराइट, ओके, तो ऐसी ही ग्रांट्स बहुत सारे स्टार्टअप्स को दी गई है, नॉट इम्पोर्टेंट। और फंडिंग जो यहाँ पर दी जाएगी उसके ज़रिए आप एग्रो प्रोसेसिंग है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी है, फूड टेक्नोलॉजी है, वैल्यू एडिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, IoT है, ICT है, प्रिसीजन फार्मिंग है, डिजिटल एग्रीकल्चर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। इन सब क्षेत्रों में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इनपुट, फार्म मैकेनाइजेशन, इनोवेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोडक्ट, ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, एनिमल हस्बेंड्री, इन सब क्षेत्रों में आप कुछ ना कुछ कर सकते हो बाय दिस मनी और योर आइडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर वर्क कर रहा है, और इसने यहाँ पर क्रिएट किए हैं साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पार्क। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑपरेट हैं पहले से ही, और आप देखेंगे सपोर्ट करते हैं नए नए एंटरप्रेन्योरशिप्स को कि बिज़नेस सेटअप कीजिए, आप उसको किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं, उन सब के लिए यहाँ पर सुविधा प्रोवाइड की जाएगी।
दूसरी चीज़ आपको मिलेगी, नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड क्रिएट किया गया इन 1982 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये सब क्रिएट किया गया इन द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, है ना, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म टू हेल्प प्रमोट नॉलेज ड्राइवन एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव एंटरप्राइजेस। तो आपको नॉलेज के बेस पर, टेक्नोलॉजी के बेस पर किस तरीके से अपने एंटरप्राइजेस को बूस्ट करना है, उसके लिए आपका ये जो बोर्ड है वो यहाँ पर तैयार किया गया। ओके, और इसका एम था कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को उभारना है। साइंटिफिक मिनिस्ट्रीज़ और डिपार्टमेंट का एम ये है कि जॉब जो सीकर हैं, जो लोग जॉब ढूंढते हैं, उनको जॉब जनरेटर के रूप में हमें यहाँ पर बनाना है। तो जॉब सीकर टू जॉब जनरेटर ले जाने का वर्क इनका यहाँ पर है। मोदी जी का भी यही लक्ष्य है। तो इन सब चीज़ों को आप अपने ऐसे में लॉन्च कीजिए। उसके बाद आपको मिलेगी अटल इनोवेशन मिशन। अटल इनोवेशन मिशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और बेसिकली इनिशिएटिव है नीति आयोग का। पूरी कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की, इनोवेशन की कल्चर को, एंटरप्रेन्योरशिप की कल्चर को यहाँ पर बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसके अंदर 6 कंपोनेंट मिलेंगे, ठीक है। आपको अलग अलग तरीके की इंक्यूबेशन सेंटर यहाँ पर हम तैयार करेंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगी। अभी इसको डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि पहले भी इनको बहुत सारा डिस्कस किया हुआ है। ओके, और यहाँ पर दिया भी नहीं गया है एक्चुअली, ठीक है। वीडियो की लेंथ को भी ध्यान में रखते हुए हम फिलहाल इसी चीज़ पर यहाँ पर रुकते हैं कि नीति आयोग का प्रोग्राम है इनोवेशन को फोस्टर करने के लिए डिफरेंट सेक्टर के अंदर, अलग अलग प्लेटफॉर्म में कोलैबोरेशन के लिए, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराने के लिए, यंग जो माइंड है उनकी एस्पिरेशंस को बढ़ाने के लिए, उन्हें ये करने के लिए कि भाई साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आप कुछ कीजिए। स्कूल, यूनिवर्सिटी, हर लेवल पर काम इसके अंदर किया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की बात कर लें तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आपको एक नॉन फॉर प्रॉफिट सेक्शन मिल जाएगा। दिस इज कॉल्ड BIRAC, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल, और ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के रूप में है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसने यहाँ पर आपका स्ट्रेंथन करने की कोशिश की है, एम्पावर करने की कोशिश की है जब बायोटेक एंटरप्राइजेस, तो बायोटेक से रिलेटेड जो भी स्टार्टअप एंटरप्राइजेस यहाँ पर खुल रहे हैं उसके अंदर किस तरीके से स्ट्रेटेजिक रिसर्च को बढ़ाया जाए, इनोवेशन को बढ़ाया जाए, और ऐसे प्रोडक्ट जो कि डेवलपमेंट में सहायक हो सकते हैं नेशन के, उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस भी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है अप टू द 550 लाख। ओके, सब डाटा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट याद रखो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी भी बायोटेक स्टार्टअप एंटरप्राइजेस को बढ़ाने में मदद कर रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज MSME की बात करें तो इसके अंदर एक स्कीम है एस्पायर स्कीम, और ये स्कीम का नाम है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ इनोवेशन रूरल इंडस्ट्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप। MSME के अंदर स्कीम है। इस स्कीम के अंदर आपको लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स जो हैं वो एस्टेब्लिश यहाँ पर किए जाएंगे और उनको बहुत सारी फंडिंग भी यहाँ पर दी जाएगी। फंडिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। द स्टार्टअप कैन गेट फंडिंग ऑफ ₹4 लाख एट द आइडिएशन स्टेज एंड 20 लाख एट द स्केल अप स्टेज। दोनों मैंने आपको बता दिया, आइडिएशन स्टेज क्या होता है, स्केल अप स्टेज क्या होता है, अलग अलग तरीके का पैसा यहाँ पर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यहाँ पर आ जाती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यहाँ पर लॉन्च की गई थी और आपको मिलेगा कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट हमने यहाँ पर बनानी थी, उसके साथ साथ मुद्रा बैंक्स भी हमने इसके अंदर क्रिएट किए गए थे। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में वर्क करेंगे, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इनको कहा जाएगा। और यहाँ पर आपको मिलेंगे कि लो इंटरेस्ट लोन्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे स्टार्टअप्स को, MSMEs को। तो 3 तरह के लोन है, शिशु लोन है, किशोर लोन है और तरुण लोन है। शिशु के अंदर 50,000 रुपये तक का लोन है, किशोर के अंदर 50,000 से लेकर के आपका 5 लाख तक का लोन है, और तरुण के अंदर 10 लाख तक का लोन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो ये स्कीम मिलेगी। एग्री क्लिनिक्स एंड एग्री बिजनेसेस सेंटर, दैट इज कॉल्ड ACABC। तो ये आपके इनोवेटिव स्कीम है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इम्प्लीमेंट की जाएगी बाय द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड नाबार्ड। इन दोनों के द्वारा ये स्कीम यहाँ पर लॉन्च की जाएगी। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना है, वो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करानी है, एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेज एस्टेब्लिश करने हैं, कंसल्टेंसी सर्विसेज एस्टेब्लिश करनी है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर इस तरीके के खुल भी चुके हैं। 2 चीज़ें याद रखना, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, कौन इसको लॉन्च कर रहा है। फिर अगर हम बात करें ICAR की, दैट इज़ कॉल्ड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो उसने भी एग्री एंटरप्रेन्योरशिप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। जैसे कि आपको मिलेगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, दैट इज़ कॉल्ड IPNTM। ओके, 2008 के अंदर इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और इस स्कीम के अंदर अगर आप देखें तो इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट यूनिट तैयार की गई थी। ऐसे आपके 100 से ज़्यादा जो इंस्टीट्यूट हैं जो कि वर्क करते हैं अंडर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उनके अंदर इस तरीके के जो यूनिट्स हैं वो यहाँ पर तैयार किए गए थे। ओके,
तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। इट वॉज एबली गाइडेड बाय द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट कमेटी कंप्राइजिंग, इसको सब चीज़ों को बाकी इग्नोर कर सकते हो, इतनी घातक स्कीम नहीं है कि इसको पढ़ा जाए। उसके बाद बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के वर्ल्ड बैंक फंडिंग अंडर द नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट, जो कि एस्टेब्लिश करेगा आपके इस तरीके के डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाइक द बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट्स। हर एक इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी के अंदर बनाए जाएंगे जो भी ICAR के अंतर्गत आती है। ओके, तो इतना याद रखना, बाकी चीज़ों को आप छोड़ सकते हो। वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के काम हो रहा है, याद रखना। उसके बाद एग्री बिजनेसेस इंक्यूबेटर्स बनाए जाएंगे, एग्री एंटरप्रेन्योरशिप एजुकेशन फाउंडेशंस यहाँ पर तैयार की जाएंगी। तो ये सब कुछ प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, उन लोगों के साथ मिलकर के, टाटा ट्रस्ट वगैरह के साथ मिलकर के यहाँ पर काम हो रहा है, इतना डिटेल में याद नहीं रखना। एग्रीकल्चर स्टार्टअप से रिलेटेड 4-5 स्कीम है, एक आधा ऐसे आ गया, आराम से लॉन्च कर पाओगे। पहले बड़ी स्कीम लिखी जाती हैं, जब पेज ना भरे तो छोटी स्कीम्स लिखी जाती हैं, और छोटी भी इस टाइप की मत लिखना, छोटी भी लिखनी है तो इस टाइप की लिखना, लाइक द स्टेट स्पेसिफिक, लाइक केरला स्टार्टअप मिशन यहाँ पर शुरू किया केरल ने मिलकर के। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़ानी है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, फंडिंग, गवर्नेंस, ग्लोबल कोलैबोरेशन को भी बढ़ाना है, और जो एग्जिस्टिंग या फिर नए स्टार्टअप यहाँ पर बढ़ रहे हैं उनके लिए आपको मदद भी यहाँ पर करानी है। ओके, तेलंगाना ने भी ऐसा टी हब नाम का मॉडल यहाँ पर शुरू किया है। स्टार्टअप्स आंध्र प्रदेश ने भी यहाँ पर शुरू किया है। आंध्र प्रदेश ने टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन पार्क यहाँ पर बनाया है, और इसने एक फंड भी तैयार किया, दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल इनोवेशन फंड। इनिशियल स्टेज के अंदर दिया जाएगा, जब स्टार्टअप अपनी इनिशियल स्टेज में होता है तो तब यहाँ पर आपका 100 करोड़ रुपए का फंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए यहाँ पर बनाया गया है। ऐसे ही मध्य प्रदेश ने कोलैबोरेट किया है विद द सिडबी SIDBI, और 200 करोड़ रुपए का फंड यहाँ पर लॉन्च किया है, नाम है स्टार्टअप ओएसिस। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, याद रखना। उसके बाद आपको एक स्कीम मिलेगी, मैनेज सेंटर फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेज CIA स्कीम। ये एक तरीके का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन एग्री बिजनेसेस इंक्यूबेशन एंड नॉलेज पार्टनर्स फॉर स्ट्रेथनिंग हैंड होल्डिंग एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, जो कि आपकी बनाई जाएंगी इंक्यूबेटर्स के अंदर। ठीक है, तो ये सब छोटे छोटे से प्रोग्राम, इनको याद भी ना रखो तो भी चलेगा। ठीक है, मैनेज CIA को। उसके बाद और भी प्रोग्राम आपको यहाँ पर मिलेंगे, लाइक द एक्वा क्लिनिक्स एंड एक्वा एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो एक्वा फार्मर्स के लिए ये प्रोग्राम यहाँ पर लॉन्च किया गया है, सपोर्ट किया जाएगा बाय द नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। ओके, जो कि हैदराबाद में बेस है। दूसरा एक्वा 1 सेंटर यहाँ पर तैयार किए जाएंगे। फिर स्केलिंग अप स्टार्टअप के अंदर फंडिंग सोर्सेज यहाँ पर कहाँ से आएंगे, तो फंडिंग सोर्सेज के लिए आप देखेंगे कि बूट स्ट्रैपिंग का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है। बूट स्ट्रैपिंग का कंसेप्ट ये होता है कि आप किसी और से बिल्कुल भी मदद ना लो, लिटिल मदद लो, या फिर कोई भी तरीके की वेंचर कैपिटल यहाँ पर आपकी कोई भी मदद ना करे, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी सेविंग के बेस पर अपने जो स्टार्टअप है उसको बूस्ट करो। इसको कहा जाता है बूट स्ट्रैपिंग और सेल्फ फाइनेंसिंग। ठीक है, फ्रेंड्स या फैमिली से आप पैसा उधार ले सकते हो, बिजनेस प्लान के जरिए आप कर सकते हो, इंक्यूबेटर्स के जरिए कर सकते हो, गवर्नमेंट लोन स्कीम्स बहुत सारी चली हुई हैं, लाइक द मुद्रा स्कीम। ठीक है, इन सब से आप लोन ले सकते हो। एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं। एंजल इन्वेस्टर इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि आपका हाई पोटेंशियल स्टार्टअप के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे इन्वेस्टर्स आपको मिल जाएंगे। क्राउड फंडिंग आप यहाँ पर कर सकते हो पब्लिक के जरिए, वेंचर कैपिटल फंड्स, वेंचर डेप्ट फंड, वेंचर कैपिटल फंड्स के जरिए बैंक NBFC से लोन ले सकते हो आप यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो TREDS नाम का प्लेटफॉर्म, जो कि RBI ने इंट्रोड्यूस किया था इन 2014। ठीक है, MSMEs जो आपका फाइनेंशियल कंसर्न यहाँ पर फेस कर रहे थे उसको कम करने के लिए आप इसके ज़रिए भी यहाँ पर आप जो है वो पैसा ले सकते हो। याद रखना, ये जो प्लेटफॉर्म है RBI ने इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया था। ओके, ये चीज़ें याद रखना। प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फर्म के जरिए इनिशियल पब्लिक और फिर आप IPO यहाँ पर ला सकते हो, स्टॉक मार्केट पर लिस्ट कर सकते हो अपनी कंपनी को। यहाँ पर आप इस तरीके से काम कर सकते हो। डिटेल में नहीं जाना, फिर से कह रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसे गोला बनाना बीच में, यहाँ लिखना कि हाउ टू बूस्ट द फंडिंग। ओके, और इस तरीके से आप इन सब चीज़ों को लिख दो, बस सफिशिएंट है, पूरे नंबर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर याद रखना। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें कंक्लूज़न के अंदर क्या आ जाता है, तो कंक्लूज़न के अंदर कुछ नहीं कि बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टार्टअप्स के, बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर NGO सभी इन चीज़ों में मदद कर रहे हैं, लेकिन जो चुनौतियाँ यहाँ पर रह गई हैं उन सभी को भी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पर चली हुई हैं, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, रफ्तार स्कीम, और ये सब बहुत सारी तरह तरह की स्कीम जो कि अभी गिनवाई, उनको लिखो कि भाई इनका अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन हो गया तो काम हो जाएगा और कोई नई स्कीम लागू करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर लॉन्च कर सकते हो। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, और लास्ट आर्टिकल है एग्रीकल्चर की टू द इंडियाज़ प्रॉस्पेरिटी। तो भैया पूरी मैगजीन के अंदर और पढ़ाई क्या है हमने,
ठीक है। पूरी मैगज़ीन के अंदर और कुछ पढ़ा ही नहीं है, यही पढ़ा है कि एग्रीकल्चर के ज़रिए आप इंडिया की प्रोस्पेरिटी को किस तरीके से बढ़ा सकते हो। तो ये सब जो चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, ठीक है। ये सब चीज़ें हम पहले से ही कवर कर चुके हैं। पिछले जो हमने यहाँ पर 45 से 46 पेज यहाँ पर कवर कर लिए सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर, उनके अंदर हमने ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं। इस आर्टिकल को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखिए। लास्ट स्लाइड है, वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करके जाना, चैनल को लाइक ठोक के जाओ, और सबसे बड़ी चीज़ होती है शेयर करना, और शेयर नहीं करोगे तो फिर फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी यूट्यूब चैनल बनाने का। ओके, तो इसको शेयर करो जल्दी से जल्दी जितना हो सके, और फैला दो इसको बिल्कुल। ऑलराइट, तो इसी के साथ हमने यहाँ पर अपनी जो 80 स्लाइड्स थी, रिकॉर्ड स्लाइडें हमने यहाँ पर कवर कर ली। एग्रीकल्चर के जुलाई के करंट अफेयर देखना बिल्कुल भी मत भूलना, इसकी PDF आपको नीचे ही मिल जाएगी। वैसे इसको देखो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर डिस्कवर की जाती हैं। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।